हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स ज्ञान। कैसे हो? आई होप कि मजे में हो। मैं हूं श्वेतांकी और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8। इसे आज की क्लास में हम फिनिश करने वाले हैं। इस चैप्टर को फर्दर मैंने 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनकी प्रोडक्शन कैसे होती है, इनके इक्वेशंस क्या है और इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं जिनको हम देखेंगे। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इन प्रॉपर्टीज पे भी बच्चों क्वेश्चंस आते हैं। एंड लास्ट सेगमेंट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जिससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको आज की क्लास में इतने सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी ना कि इस चैप्टर में तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ये चैप्टर होने वाला आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनकी प्रोडक्शन और इनके इक्वेशन से। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आखिर है क्या? तो नाम को ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बच्चों, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें लगता है ना कि इलेक्ट्रिसिटी भी और मैग्नेटिज्म भी है इसमें, यानी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से मिलके बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, एक बात तो हमें ये समझ आती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझने के लिए अच्छे से थोड़ा पहले चलते हैं हम चैप्टर नंबर 1 पे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 की मैं बात करती हूँ। चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि जब कभी भी कोई स्टेशनरी चार्ज होता है ना, स्टेशनरी चार्ज अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। उसके बाद आ जाओ चैप्टर नंबर 4 पे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी ये चार्ज अगर मूव करना शुरू कर दे किसी कांस्टेंट स्पीड से तो क्या बनाएगा? ये कांस्टेंट एक स्टेडी करंट बनाएगा बच्चों। और करंट अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करती है? मैग्नेटिक फील्ड। चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा हमने। ये इसके लिए हमारे पास बायट्स लॉ भी है जो कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट का रिलेशन देता है। एंड देन एम्पियर सर्किट लॉ भी हमारे पास है, जिससे हमें पता लगता है कि करंट की वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड मिल रही होती है। ठीक, चैप्टर नंबर 6 में हमने क्या पढ़ा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ना इंड्यूस्ड ईएमएफ देता है हमें। इंड्यूस्ड ईएमएफ बच्चों, ईएमएफ का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अगर है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों फ्लो करती है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। यानी हम ये क्या कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के वेरी करने की वजह से हमको वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है बच्चों। एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमें क्या मिल रही है? वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। चैप्टर नंबर 6 की बात है, कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती बच्चों। इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 8 के स्टार्टिंग में हमें क्या पढ़ना था बिकॉज आपके सिलेबस से भी आउट हो गया। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी नहीं, डोंट वरी, सिलेबस में रह के ही पढ़ाने वाली, लेकिन समझ लो फील आने के लिए थोड़ा सा हमें स्टार्टिंग की चीजें कम से कम जाननी चाहिए, हमें कहाँ से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा बेसिकली, मैक्सवेल ने क्या देखा कि जब कभी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना टाइम वेरिंग है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर टाइम के साथ चेंज कर रही होती है तो अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करती है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। मैक्सवेल ने देखा ये। अभी तक हम क्या जानते थे? मैक्सवेल के इस ऑब्जर्वेशन से पहले हमें क्या पता था कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने की वजह से कंडक्शन करंट है, यानी कंडक्शन करंट की वजह से। कंडक्शन करंट क्या होता है बेटा? किसी कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होना ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो कंडक्शन करंट बनाती है। तो उन्होंने अपने एम्पियर सर्किट लॉ भी दी इसके लिए, है ना। उन्होंने क्या बोला कि कहीं पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना तो B डॉट DL है ना कि क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल गिव्स अस, कैसे मिलती है हमें? म्यू नॉट इनटू I करंट। ठीक है, और ये करंट कौन सी थी? कंडक्शन करंट। तो ये थी एम्पियर सर्किट लॉ। मैक्सवेल ने क्या ऑब्जर्व किया कि नहीं, कंडक्शन करंट सिर्फ कॉज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरी करने की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें मिल रही है तो इस इक्वेशन को ना मॉडिफाई करने की जरूरत है। और उन्होंने इस मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज करने की वजह से मिल रही है, इसको समझने के लिए, इजीली समझाने के लिए इन्होंने क्या किया? एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने बोला कि इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी हमें करंट मिल रही है। एक हाइपोथेटिकल टर्म उन्होंने दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। हाँ, मुझे पता है आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, सुन लो ना, लिखो मत, सुन लो, क्या जाता है। कल होके कोई एग्जाम दोगे तो वहां पे तुम्हें ऐसा तो नहीं लगेगा ना कि बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करिए टाइम के साथ ना तो वो डिस्प्लेसमेंट करंट देगी। मतलब इन्होंने बोला कि इसकी वजह से हमको डिस्प्लेसमेंट करंट मिल रही है और इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से फाइनली हमें क्या मिल रही है? मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। तो उन्होंने क्या किया? इस एम्पियर सर्किट लॉ को मॉडिफाई किया और उन्होंने अपना नाम उसमें डाल दिया, एम्पियर के साथ अपना नाम भी इंक्लूड कर दिया, एम्पियर मैक्सवेल लॉ। उन्होंने क्या बोला कि इस इक्वेशन को ज्यादा तो नहीं, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जरूरत है। आप लेफ्ट हैंड साइड ऐसे छोड़ दो, ऐसा छोड़ दो,
ठीक है। लेकिन राइट हैंड साइड में जो आप कंडक्शन करंट लिख रहे हो ना, तो कंडक्शन करंट के साथ साथ इंक्लूड कर दो आप डिस्प्लेसमेंट करंट भी, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट मिल रही है ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये थी डिस्प्लेसमेंट करंट की कहानी, मैक्सवेल इक्वेशन की कहानी, जो तो इन्होंने ये बात बताई हमें। अब बच्चों इन चार फिनोमेना को ध्यान से देखो, तो स्टार्टिंग का जो दो केस है जिसमें कि चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मिलना और करंट कंडक्शन करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मिलना, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मिलना और कंडक्शन करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मिलना। तो ये जो फील्ड मिल रहे हैं ना मैं स्टार्टिंग में बच्चों, दीज आर स्टैटिक। ये क्या है बेटा? स्टैटिक फील्ड है। दीज आर स्टैटिक फील्ड। स्टैटिक का मतलब समझते हो ना? स्टैटिक का मतलब हो गया टाइम वेरिंग नहीं होना। जैसे कि अगर तुमने स्पेस में ना तुमने सोर्स को फिक्स कर दिया, ये सोर्स तुम्हारे चार्ज हो सकती हैं, करंट एलिमेंट हो सकते हैं। अगर सोर्सेस फिक्स कर दिए तुमने स्पेस में, तो उन सोर्स की वजह से ना स्पेस में डिफरेंट पॉइंट पे फील्ड डिफरेंट होंगे। फील्ड का यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है। अगर तुमने सोर्स को फिक्स कर रखा है बच्चों, समझो सोर्स को फिक्स कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आर द फंक्शन ऑफ स्पेस ओनली, मतलब डिफरेंट पॉइंट पे फील्ड डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर तुम किसी फील्ड के किसी एक पॉइंट को तुम सेलेक्ट कर लो ना, तो आज जितनी फील्ड तुम्हें दिख रही है ना, 100 साल बाद भी तुमको फील्ड उतनी ही दिखेगी, अगर सब कुछ आइडियल है तो, कोई लॉस वॉस नहीं हो रहा तब। यानी किसी एक पॉइंट पे ना फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी हमेशा, टाइम की फंक्शन नहीं है। दैट इज कॉल्ड स्टैटिक। क्लियर है? और समझ में भी आता है हमें। कितने कोई भी इक्वेशन उठा लो तुम चैप्टर 1 से या चैप्टर नंबर 4 से, तो वहां पे कहीं भी टाइम तुम्हारी वेरिएबल नहीं थी, हर जगह आर या एक्स था बच्चों। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तुम्हारी डिस्टेंस के साथ वेरी करी होती है, स्पेस में वेरी करी होती है, पर टाइम के साथ वेरी नहीं करी। दीज आर कॉल्ड स्टैटिक फील्ड। लेकिन ये जो सेकंड और थर्ड और फोर्थ वाली जो मैंने कंडीशन बताई है ना, यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहे हैं ना बेटा, ये टाइम वेरिंग है। दीज आर टाइम वेरिंग, दीज आर टाइम वेरिंग, है ना। टाइम वेरिंग का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, और यहाँ पे फोर्थ वाले में भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब बच्चों इन दो लास्ट के दो तुम्हारी जो कंडीशन है, इनसे हमको एक बात समझ आती है। क्या समझ आता है? कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि अगर हम इन दोनों में से किसी एक को प्रोड्यूस कर दे, समहाउ इनिशिएट कर दे, सपोज मैंने टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की, तो वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। अब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो चुकी है, तो वो दैट विल बी द सोर्स ऑफ व्हाट? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फिर फर्दर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, फिर वो पहले टाइप की फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, फिर वो दूसरे टाइप की फील्ड को। इस तरीके से ये फील्ड ना हैंड इन हैंड चलते चलते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते चलते हैं। ठीक है, तो यही से मिलता है हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। थोड़ी सी बच्चों फील आई? इन दोनों लास्ट की इक्वेशन को समझो। यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि भाई टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड या टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो हमें क्या चाहिए? अगर हम चाहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमें प्रोड्यूस करना है, तो हमें किसी भी एक तरह की फील्ड को प्रोड्यूस कर देना है, किसी भी एक तरह की टाइम वेरिंग फील्ड को प्रोड्यूस कर देना है ना। और वो दूसरी तरह की टाइम वेरिंग फील्ड को प्रोड्यूस कर देगी, फिर दूसरी वाली पहली वाली तरह की टाइम वेरिंग फील्ड को प्रोड्यूस कर देगी, और ये चलते चलेंगे समय के साथ, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलते चलेंगे, अगर कोई भी लॉस एनर्जी का नहीं हो रहा तो यहीं से आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है बच्चों, अब सुनो, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इनकी प्रोडक्शन इक्वेशन की बात हम करते हैं। स्टेशनरी चार्ज जो होती है, जो मैंने अभी भी तुम्हें बताया कि स्टेशनरी चार्ज स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। कौन प्रोड्यूस करता है बेटा? स्टेशनरी चार्ज। मूविंग चार्ज विद कांस्टेंट स्पीड यानी स्टेडी करंट क्या प्रोड्यूस करती है? स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, क्वेश्चंस भी डायरेक्ट आते हैं, इससे आ चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होता है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे तुम कि एक्सेलरेटेड चार्ज या ऑसिलेटिंग चार्ज, दोनों सेम हो गए भाई। एक्सेलरेटेड चार्ज, ऑसिलेटिंग चार्ज भी तो एक्सेलरेटेड चार्ज है। तो बेसिकली ऑसिलेटिंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि फर्दर ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो कि फर्दर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जो कि फर्दर ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये ऐसा सिलसिला चलता जाएगा।
ठीक है ना। तो ये समझ में आई बात कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे रेडिएट करता है। हमें क्या करना है, बस चार्ज को एक बार ऑसिलेट कर देना है, वो क्या करेगी फर्दर। यहाँ प्रोडक्शन में देखो क्या लिखा है, ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस व्हिच प्रोड्यूसेस एन ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इन टर्न इज द सोर्स ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सो ऑन। ठीक है, These oscillating electric field and magnetic field regenerate each other. ये एक दूसरे को बेटा जनरेट करते हैं and so they are self sustaining. सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब हो गया इन्हें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है, इन्हें किसी तीसरी चीज की जरूरत ही नहीं है, ये एक दूसरे को ही जनरेट करते हुए आगे चलते हैं, तो इनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। सो दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ठीक है, और सुनो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन रही हैं, जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन रही है ना बच्चों, ये क्या होती है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये ऑसिलेटिंग चार्ज के फ्रीक्वेंसी के इक्वल होते हैं। ये हर एक लाइन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तुम्हारे एनसीईआरटी के हर लाइन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने एनसीईआरटी से ये सारे नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो EM वेव की जो फ्रीक्वेंसी, अगर तुमसे पूछते हैं एग्जाम में कि EM वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो वहां पे तुम लिखोगे कि ऑसिलेटिंग चार्ज के फ्रीक्वेंसी के इक्वल। ठीक है ना बच्चों, ये वही बात हो गई ना कि तुम किसी रस्से को ऐसे इस तरीके से जर्क दे रहे हो, मान लो तुम अपने हाथ को इस तरह से अप एंड डाउन तुम इस तरीके से मोशन करते हो, तो उस स्ट्रेट जो तुम्हारी रोप थी ना, उसमें एक वेव की फॉर्मेशन होती है, ये उस तरह का ही कुछ हो गया। तो इस अपने हाथ को अप एंड डाउन की जगह पे तुम सोचो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है या कोई चार्ज है जो कि इस तरीके से ऑसिलेट कर रही है। क्लियर है, तो इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं, दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं अप एंड डाउन, एक दूसरा वाला ऑसिलेट कर रहा है इस तरीके से आगे पीछे, और इनकी वजह से जो वेव है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। मैं डायरेक्शन पे आती हूँ, और क्या लिखा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन EM वेव आर परपेंडिकुलर। अब देखो डायरेक्शन की बात भी हो गई कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ये एक दूसरे के बेटा परपेंडिकुलर होते हैं एंड टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। एक तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं ये, और वेव प्रोपेगेशन मतलब वेव जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होती है, यानी वेव की वेलोसिटी बेटा जिस डायरेक्शन में है ना, उनके परपेंडिकुलर होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपस में भी परपेंडिकुलर होते हैं। और याद करो हमने वेव में पढ़ा था क्लास 11th में कि ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसवर्स वेव, जहां पे मीडियम की पार्टिकल प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रही होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव, यानी ये लॉन्गिट्यूड नहीं है, ट्रांसवर्स वेव है। क्लियर है, ठीक है, तो हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर जो भी लिखा है इसकी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। देखो फर्दर यहाँ पे देखो, एक एनिमेशन से आपको मैं यहाँ पे समझाया गया है कि किस तरीके से तुम्हारी वेव आगे ट्रेवल कर रही होती है। तो इस जगह पे देखो वेव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, वेव आगे की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पे इस जगह पे देखो बच्चों, तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बच्चों, ये किस डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड है तुम्हारी जेड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी जेड डायरेक्शन में है, और इनकी वजह से जो तुम्हारी वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में है। तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। क्लियर है बच्चों, तो ये एक डायग्राम है जो एग्जाम में आ सकता है कि भाई डायग्राम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तुम डायग्राम बना के बताओ। ठीक है, तो तुम डायग्राम कैसे बनाओगे, मैं बना देती हूँ। किस तरीके से बनाओगे, तुम क्या करोगे, ये पहली बात तो 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस से ड्रॉ करोगे। ठीक है, ये हो गई तुम्हारी वाई एक्सिस, ये हो गई जेड एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस। तो वाई डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं बच्चों। तो डायग्राम को थोड़ा सा सही करने के लिए मैं यहाँ पे पहले से कुछ मार्किंग कर लेती हूँ। ये वेव बना लो पहले से, ये वेव ड्रॉ कर लो पहले बच्चों। दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वाई डायरेक्शन में है। तो क्या करो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स बना लो, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स बना लो कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऑब्वियसली ये जो डायग्राम मैं बना रही हूँ किसी टाइम इंस्टेंट पे बना रही हूँ, किसी एक फिक्स टाइम पे बना रही हूँ। समझो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मैंने पिक्चर ली और ये डायग्राम बन के निकल गया। ठीक है ना, तो किसी एक टाइम पे ये डायग्राम बनी है, क्योंकि वेव ना आगे की तरफ ऐसे इस तरीके से आगे की तरफ
मूव कर रहे होंगे। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं ये डायग्राम बना रही हूँ। तो ये जो मैंने बनाई है क्या बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन्हीं के करस्पॉन्डिंग हम बना लेंगे मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम पीक वैल्यू जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की है, उसी के करस्पॉन्डिंग तुम क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड की भी पीक वैल्यू बनेगी, है ना, इस तरीके से, ठीक है। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है पॉजिटिव y से नेगेटिव y, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा पॉजिटिव z से नेगेटिव z, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी वेव भी बना लो कुछ इस तरीके से, ठीक है बच्चों। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स मैंने किस प्लेन पे बनाई है, xz प्लेन पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मैंने बनाई है y xy प्लेन पे, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से बना लो। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ EM वेव, तो तुम कुछ इस तरीके से बनाओगे और क्या लिखोगे यहाँ पे, ये तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, वेव प्रोपगेशन, ठीक है। तो इस तरीके से सुंदर सी डायग्राम बना दोगे, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए फर्दर देखते हैं इक्वेशंस। अभी प्रोडक्शन तो समझ आ गया ना बच्चों, क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम प्रोड्यूस करते हैं। तो ये पूरी लाइन तुम इस तरीके से ही लिखोगे। तुम क्या लिखोगे बच्चों कि किसी ऑसिलेटिंग चार्ज की वजह से ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होते हैं स्पेस में, फिर वो फर्दर ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है जो कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स बन जाता है, फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, सो ऑन, ये चलता जाता है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि दीज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रीजनरेट ईच अदर, ठीक है। तो दीज आर सेल्फ सस्टेनिंग, सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो इस तरीके से तो ये लिख लोगे और एक अच्छी सी डायग्राम ड्रॉ कर दोगे, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं इक्वेशंस की। तो बच्चों आखिर है तो ये वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वेव ही तो है, और वेव की याद करो तुमने जनरल इक्वेशन क्या पढ़ी थी क्लास 11th में, याद कराऊं मैं, देखो क्या पढ़ा था तुमने, y इक्वल्स ए, या y नॉट लिख लो, पीक वैल्यू के लिए तुम y नॉट लिख लो, साइन kx माइनस ओमेगा टी। याद करो बच्चों, इस इक्वेशन, ये बेसिकली वेव की इक्वेशन है, और कोई भी वेव ना बच्चों, कोई भी वेव ना टाइम का और साथ साथ स्पेस का फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो y नॉट इज द पीक वैल्यू, ये क्या है बेटा, एम्पलीट्यूड है, पीक वैल्यू है, ठीक है। k क्या है यहाँ पे, k है वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट, जिसको कि हम k इक्वल्स 2 पाई बाई लेमडा कहते हैं, और ओमेगा क्या है, इट इज 2 पाई बाई कैपिटल T, दैट इज टाइम पीरियड, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे देखो तो y इज द फंक्शन ऑफ x एंड t। तो बेस्ड ऑन दीज, मतलब इसको तुम दिमाग में रखो, और इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिखेंगे। देखो कितना सिंपल सा इक्वेशन लिख रही हूं मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लिख रही हूं मैं, y डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या करो तुम, इलेक्ट्रिक फील्ड की y वाली कंपोनेंट ले लो, y डायरेक्शन में है तो EY लिख दिया मैंने, इक्वल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड, साइन, ठीक है। किस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है बच्चों, प्रोपेगेट किस डायरेक्शन में हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, x डायरेक्शन में। तो यहाँ पे k के साथ हम x लिखेंगे और माइनस ऑफ ओमेगा टी, क्लियर है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, b किस डायरेक्शन में है बेटा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में है, तो bz इक्वल्स b नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी, क्लियर है। तो ये एक तरीका हो गया इक्वेशंस लिखने का। इक्वेशन को देखो बच्चों, यहाँ पे इस जगह पे तुमको एक वेरिएबल दिख रही है, दो वेरिएबल दिख रही है x और t। यहाँ पे x का मतलब क्या है कि वेव जो है वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस बात को समझो। और यहाँ पे e के साथ y और b के साथ z लिखने का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन y है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन z है। तो बच्चों यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बच्चे जनरली गलती कर देते हैं, x देख के समझ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन x है। अगर ऐसा होता तो फिर E के साथ y लिखने का क्या मतलब है, ठीक है। तो इस बात को आप समझो। दूसरा तरीका होता है लिखने का वेक्टर फॉर्म में, या तो हमने स्केलर फॉर्म में लिखा है, वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इक्वल्स E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी, और
लास्ट में चल के यहाँ पे लिख देते हैं हम, क्या लिख दे, जे कैप। ठीक है, तो इससे आपको एक बात समझ आती है कि ये क्या है तुम्हारी, ये तुम्हारी मैग्नीट्यूड हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, और जे की वजह से ये क्या बन जाती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो किसी भी तुम वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो ना बच्चों, ए आई कैप मान लो आई डायरेक्शन में है तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये आई कैप क्या बता रहा है, ए की डायरेक्शन, ना कि वेव की डायरेक्शन। समझो इस बात को। तो यहाँ पे जे से हमें क्या समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वाई डायरेक्शन। क्लियर है, जे वेक्टर क्या होता है, जे कैप क्या होता है बेटा, वाई में यूनिट वेक्टर ना। एंड सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स क्या हो जाएगा बच्चों, बी नॉट, सब कुछ सेम रहेगा। सिर्फ लास्ट में हम क्या करने वाले हैं, बिकॉज जेड है तो यहाँ पे हम लिख देंगे के कैप। तो आई होप कि आपको ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेरे पास तीन डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की और वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन। तो वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन बेटा आपको के के साथ जो वेरिएबल तुम लिख रहे हो ना, के के साथ अगर एक्स लिख रहे हो तो वेव एक्स में प्रोपेगेट कर रहा है, वाई लिख रहे हो तो वाई में प्रोपेगेट कर रहा है, जेड लिख रहे हो तो जेड में प्रोपेगेट कर रहा है। क्या बात आ रही है समझ में, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से मिल जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ या तो एक्स वाई लिखा रहेगा या तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में लिखा रहेगा, तो लास्ट में बिल्कुल चल के तुम्हारे पास कोई यूनिट वेक्टर होगी तो उससे पता लग जाएगा। क्लियर है, तो अच्छा इसे कॉपी कर लो। फर्दर चलिए कुछ डेफिनेशन, कुछ बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे के क्या है, ओमेगा क्या है। तो बेटा यहाँ पे के क्या है, के इज द वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट। के क्या है, ठीक है, एंड के की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लेमडा। बेसिकली के क्या करता है ना, डिस्टेंस को कन्वर्ट करता है एंगल में, ऐसे समझो। बिकॉज साइन के साथ तो एंगल ही हो सकता है ना, साइन थीटा एंगल हो सकता है, बट यहाँ पे के एक्स है, ओमेगा टी है, तो एक्स को कन्वर्ट करता है ये एंगल में। और ओमेगा क्या है, ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा को हम लिखते हैं 2 पाई बाई कैपिटल टी या 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। क्लियर है भाई, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स व्हाट, 1 बाई टाइम पीरियड, कोई दिक्कत नहीं। ओमेगा क्या करता है, टाइम को कन्वर्ट करता है एंगल में। देखो यहाँ पे ओमेगा के साथ टाइम लिखा है ना, तो टी को ये एंगल में कन्वर्ट करेगा 2 पाई बाई टी से। भाई एक टाइम पीरियड इज करस्पॉन्डिंग टू व्हाट, एक टाइम पीरियड 2 पाई के इक्विवेलेंट होता है, तो स्मॉल टी कितने के इक्विवेलेंट होगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो ओमेगा से टी को। सिमिलरली एक वेवलेंथ तुम्हारा 2 पाई के इक्विवेलेंट होता है, तो एक्स लेंथ कितने एंगल के इक्विवेलेंट होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं के से। तो ये सिग्निफिकेंस है के और ओमेगा की। खैर क्वेश्चन सॉल्विंग में तुम्हें बस ये फॉर्मूला काम आने वाला है। कौन कौन सा फॉर्मूला बेटा, के की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू, ये याद रखना है तुम्हें। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट थिंग इज वेव की वेलोसिटी, वेव की स्पीड कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, स्पीड ऑफ वेव, अब सुनो, वेव को वन वेवलेंथ ट्रेवल करने में टाइम लगता है 1 टाइम पीरियड का। तो स्पीड क्या हो जाएगी बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, हाँ एक वेवलेंथ लेमडा, और टाइम कितने का ले रहा है, 1 टाइम पीरियड, दैट इज कैपिटल टी। क्लियर है, और 1 बाई टी क्या होता है बेटा, 1 बाई टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो कैन वी राइट दैट द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ गिव्स यू द स्पीड ऑफ वेव। क्या बात आ रही है समझ में। तो ये वाला भी रिलेशन आपको याद होना चाहिए, दैट स्पीड ऑफ वेव इज सिंपली इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है, अच्छा अभी आप आ जाओ इक्वेशन 1 को देखो ध्यान से, और इक्वेशन 2 को देखो। देखो दोनों में ही 2 पाई है, और पहली इक्वेशन में लेमडा है, सेकेंड इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी है या टी है। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं समहाउ, तो क्या मेरे पास एक रिलेशन आएगा जिसमें कि लेमडा और फ्रीक्वेंसी होगा, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या करो तुम, सेकेंड इक्वेशन को तुम डिवाइड कर दो पहली इक्वेशन से, पहली इक्वेशन से इसको डिवाइड कर दो। तो ओमेगा बाई के क्या आ रहा है, देखो बच्चों 2 पाई बाई एफ अपॉन 2 पाई बाई लेमडा। तो लेमडा तो ऊपर चला गया, 2 पाई हो गया कैंसिल, तो ये क्या मिल जा रहा है, फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा अगेन। तो क्या हमें पता है फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा क्या होती है, स्पीड ऑफ वेव। यानी स्पीड ऑफ वेव को आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी लेमडा तुम्हें इक्वेशन तुम्हारे पास है और फ्रीक्वेंसी लेमडा तुम्हारे पास नहीं है,
तुम सिंपली क्या करोगे बच्चों कि इस इक्वेशन की आर्ग्यूमेंट देखोगे साइन के साथ, साइन के अंदर क्या है एंगल में x की, यानी जो तुम्हारे पास डिस्टेंस की वेरिएबल है x y z कुछ भी हो सकती है अंदर, समझो इस जगह पे तो तुम्हारी वेव ट्रेवल कर रही है x डायरेक्शन में ना, कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ना है, वेव तो y में भी कहीं भी कैसे भी ट्रेवल कर सकती है। तो एनीवेज, तो उस पर्टिकुलर किसी भी क्वेश्चन में तुम्हारे इस आर्ग्यूमेंट के अंदर यानी इस एंगल के अंदर डिस्टेंस की कोई भी वेरिएबल हो सकती है एक्स वाई जेड, तो उसके साथ जो टर्म है वो k कहलाएगा और टाइम के साथ जो टर्म है वो ओमेगा कहलाएगा बच्चों। तो तुम्हें क्या करनी है, सिंपली तुम्हें ओमेगा उस टाइम के साथ जो भी है उसको तुम्हें डिवाइड कर देना है एक्स वाई जेड, इन तीनों में से कोई सा भी हो उनके साथ जो भी तुम्हारा टर्म होगा उसे डिवाइड कर देना है। तो तुम बस इन दोनों की रेशियो ले लोगे, दैट विल गिव यू द स्पीड ऑफ वेव। क्या बात आई समझ बच्चों? तो ये तुम्हें याद रखना है, स्पीड ऑफ वेव को तुम दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो फ्रीक्वेंसी लैम्डा गिवन है तो उसकी प्रोडक्ट ले लो, और ओमेगा के तुम इक्वेशन से देख के तुम क्या कर सकते हो, उनकी रेशियो ले सकते हो। तो क्या तुम्हें ये बात समझ आई? तुम्हें ऐसे निकालना है। स्पीड ऑफ वेव निकालने का एक और तरीका है, क्या है कि अगर हम किसी इंस्टेंट पे अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है तो जस्ट टेक द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड की रेशियो ले लो, तो दैट विल गिव यू द स्पीड ऑफ वेव। जी बिल्कुल, ये तरीका भी है कि स्पीड ऑफ वेव हम कैसे निकाल सकते हैं, जस्ट टेक द रेशियो ऑफ E एंड B, ठीक है, इनकी रेशियो लोगे मैग्नीट्यूड की, तो ऑब्वियसली बिकॉज साइन kx माइनस ओमेगा टी दोनों में कॉमन रहेगा। क्यों कॉमन रहेगा बच्चों? क्योंकि दोनों सेम फेज में होते हैं। मैं लिखाऊंगी फर्दर, सेम फेज का मतलब होता है कि दोनों साथ साथ जीरो होते हैं, साथ साथ मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करते हैं, साथ साथ फिर से डिक्रीज करते हैं, साथ साथ डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो साथ साथ ये उठते हैं, साथ साथ गिरते हैं, ठीक है, साथ साथ जीते हैं, साथ साथ मरते हैं, तो इनको हम कहते हैं सेम फेज में होना। अब देखो सेम फेज वाली बात बोलना मत कि तुम्हें नहीं पता, मैंने एसी में पढ़ाया है तुम्हें, है ना? नहीं, तुमने मुझसे नहीं पढ़ा तो कहीं तो पढ़ा होगा टर्म 1 में। ऑल्टरनेटिंग करंट में याद करो, जब रेसिस्टेंस से तुम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज देते हो तो करंट क्या होती है, वोल्टेज के फेज में होती है। सेम फेज में होने का मतलब क्या होता है, कोई लीड या लैग नहीं होता, वोल्टेज करंट साथ साथ तुम्हारी इंक्रीज करती है, साथ साथ मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करते, साथ साथ डिक्रीज करते, साथ साथ जीरो होती है। सेम फेज में होने का मतलब सिंपल है कि तुम्हारा एम्पलीट्यूड के बाद जो भी लिख रहे हो, तुम साइन में लिख रहे हो तो दूसरी वैल्यू भी साइन में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड साइन में लिखा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी साइन में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कॉस में लिखा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कॉस में होगी। और अंदर जो भी एंगल है उसको जस्ट आंख बंद करके कॉपी कर लो, बस इतनी सी बात है। तो फेज में होने का मतलब यही है। और अगर फेज में होगा बेटा तो इसको तुम इजीली कैंसिल कर सकते हो, अगर रेशियो ले रहे हो तो कई जगह तुम देखोगे E0 बाई B0, तो कोई गलत नहीं है, दोनों सेम बात ही है, दोनों सेम है। चीजों को सही से एक्सप्लेन नहीं किया रहता तो बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज्ड। क्लियर है? तो ये बात समझ आई तुम्हें? एंड दैट इज इक्वल टू, है ना, इसकी डेरिवेशन देखेंगे बाद में हम, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर म्यू इंटू एप्सिलॉन, when mu is the permeability and epsilon is permittivity of the space। तो यहाँ पे permeability मैग्नेटिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग होता है, परमिटिविटी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमने पढ़ा था इसको। तो बिकॉज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो दोनों से मिलके बनने वाला है स्पीड वेव का, तो ये एक इक्वेशन है तुम्हें याद रखना है। तो वेव की स्पीड तुम तीन तरीके से निकाल सकते हो बच्चों। अब ये मैंने एक मीडियम के लिए तुमको एक जनरल इक्वेशन बताई है, अगर वो मीडियम वैक्यूम है तो उसके लिए स्पेशल केस हो जाएगा, बिकॉज हमें पता है कि वैक्यूम में तुम्हारी म्यू और एप्सिलॉन भी स्पेशल हो जाती है, उनकी गिवन वैल्यू होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है। वैक्यूम में अगर स्पीड की बात करें बच्चों तो वैक्यूम में लिख लो, इन वैक्यूम V को हम रिप्रेजेंट करते हैं C से। C इज द स्पेशल केस स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन रूट अंडर बेटा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस एंड परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो इनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, जब इनकी वैल्यूज पुट करोगे ना तो ये आएगा लगभग 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अरे ये क्या, ये तो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में। तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम जब पढ़ोगे ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो वहां पे देखोगे लाइट भी है, आपके कहाँ आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ही आती है। तो बेसिकली लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई से भी हो, चाहे रेडियो वेव हो, गामा वेव हो, माइक्रोवेव हो, कोई सी भी वेव हो बेटा, सबके सब इस वैक्यूम में
इसी स्पीड से ट्रेवल करती है। क्लियर है? तो अभी तक तो हम स्पीड की बात कर रहे थे, लेकिन कोई फिक्स डायरेक्शन तो होगी, तो हम यहाँ पे बात करते हैं डायरेक्शन की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन क्या होगी? तो हमने अभी भी थोड़ी देर पहले क्या देखा कि ये हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करती है। किस डायरेक्शन में मूव करती है? किसी भी इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ना बेटा, उसकी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर तो दो तरीके से हो सकती है। तो यहाँ पे लिख लो डायरेक्शन ऑफ, कहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, इस जगह पे लिखो डायरेक्शन ऑफ वेव इज अलोंग, कैसे देखते हैं हम, ऐसे लिख सकते हो, ई इलेक्ट्रिक फील्ड कैप क्रॉस बी मैग्नेटिक फील्ड कैप। टोपी क्यों पहनाई मैंने? वेक्टर में पढ़ा है ना, टोपी पहनाने का मतलब होता है हम यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की यूनिट वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं। क्रॉस बी कैप मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की यूनिट वेक्टर, दैट इज इक्वल टू व्हाट, जो वेव की स्पीड वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन की कैप ले लो। ये बात समझ आई तुम्हें? हजम हो रही है बात? ई बेटा ये मल्टीप्लीकेशन नहीं, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है। तो ई क्रॉस किसी भी इंस्टेंट पे ई कैप क्रॉस बी कैप गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन तुम्हें याद होना चाहिए। इस इक्वेशन को तुमको सिंपली डायरेक्शन देख के तुम बता दोगे। मेरे पास अगर एक इक्वेशन है ना बच्चों, सिंगल इक्वेशन अगर मेरे पास है ना, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की या मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैं तीनों डायरेक्शन बता सकती हूँ। दो डायरेक्शन तो मुझे इस इक्वेशन से मिल जाएंगे। एक डायरेक्शन मिलेगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का, जो भी इक्वेशन गिवन है, दूसरी डायरेक्शन मिल जाएगी है मेरी वेव प्रोपेगेशन की। तो तीसरी तुम निकाल सकते हो इजीली, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट तो तुमने पढ़ा हुआ है। तो ये चीज है। अच्छा, तो इस यहाँ पे इस व्हाइट बोर्ड पे, इस पर्टिकुलर स्लाइड पे तुमको क्या क्या याद करना है ये मैं बता देती हूँ तुम्हें याद रखना है बच्चों। सबसे पहले तो इस इक्वेशन की जो जनरल फॉर्मेट है, ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट तुम्हें पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो फिर एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे तुम कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो तुमको एक जनरल फॉर्मेट आना चाहिए। एम्पलीट्यूड यानी E इक्वल्स E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी, या kx प्लस ओमेगा टी, या ओमेगा टी माइनस kx, या माइनस ओमेगा टी माइनस kx, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बेसिकली ओमेगा टी और kx का टर्म होता है वहां पे। ठीक है ना। और क्या पता होना चाहिए तुम्हें कि k क्या है, k क्या है। ठीक है, अगर मान लो तुमसे वेवलेंथ पूछ देते हैं एग्जाम में, तो तुम वेवलेंथ कैसे बता पाओगे? k तो यहाँ से खोज लोगे, है ना, 2 पाई तो कांस्टेंट टर्म है, तो वहां से वेवलेंथ बता दोगे। ठीक है, और ओमेगा का पता होना चाहिए, ओमेगा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड, वेव की स्पीड पता होनी चाहिए तुम्हें। यहाँ से या तो ओमेगा बाई के, ओमेगा और के की रेशियो ले लो, या फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई कर दो, और स्पीड ऑफ वेव को तुम ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये बात तुम्हें पता। और स्पीड ऑफ वेव इन वैक्यूम तो तुम जानते हो, बचपन से पढ़ते आए हो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आई डोंट थिंक वो याद। और तुम्हें पता होना चाहिए E क्रॉस बी, हमेशा याद रखना, B क्रॉस E मत करना बेटा, गड़बड़ हो जाएगी। E क्रॉस B गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ वेव वेलोसिटी। क्लियर है? और कुछ इस स्लाइड पे तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब मैं तुम्हें बता देती हूँ बच्चों की जो फॉर्मेट होता है इक्वेशन का, क्या यही फॉर्मेट होता है या कुछ और हो सकता है? देख लें। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मेट की मैं बात करूं, E इक्वल्स, ऐसे लिख देती हूँ, E वाई, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी वाई डायरेक्शन में, इक्वल्स क्या हो जाएगा बेटा, E नॉट साइन, इट कैन बी प्लस माइनस kx और प्लस माइनस ओमेगा टी, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी प्लस माइनस हो सकता है। तो यहाँ पे इस केस में हम कैसे बताएं कि मेरी जो फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो देख के आप फटाक से बोलोगे मैम एक्स डायरेक्शन, बिकॉज के साथ यहाँ पे एक्स है। एक बात तो पता चल रही है बेटा कि वेव इज मूविंग, मतलब जो वेव प्रोपेगेशन है, वेव इज अलोंग एक्स डायरेक्शन। एक बात तो पता लग रही है, लेकिन x से क्या बच्चे एक ही डायरेक्शन होगी? मतलब x का मतलब क्या है? अगर स्ट्रेट लाइन की मैं बात करूं तो इसमें दो तरह की बात हो, दो तरह का डायरेक्शन हो सकता है ना, लेफ्ट राइट हो सकता है, अप डाउन हो सकता है।
आगे पीछे हो सकता है कुछ, तो मतलब पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई का यहाँ पर कॉन्सेप्ट तो होगा ना कुछ भी। तो किस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है, पॉजिटिव एक्स में मूव कर रही है, नेगेटिव एक्स में मूव कर रही है। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तुम एक्स भी लिखोगे तो चलेगा, तुम बस पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, तुम बस लिख दोगे वेव इज अलोंग एक्स एक्सिस, काफी है, मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे ना, तो वहां पे तुमको स्पेसिफिकली तुम्हें बताना होगा कि पॉजिटिव एक्स में मूव करिए, नेगेटिव एक्स में मूव करिए। तो ये मैं तुमको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बता देती हूँ कि जब कभी भी इसको फर्दर मैं 2 इक्वेशन में लिख देती हूँ कि अगर यहां पे तुम्हारा प्लस के एक्स प्लस ओमेगा टी या माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी है, यानी जब उसमें साइन सेम हो, जब कभी भी साइन सेम हो, तो उस केस में ये मूव करेगा तुम्हारा नेगेटिव डायरेक्शन में। और जब कभी भी साइन ऑपोजिट हो, यानी के एक्स माइनस ओमेगा टी हो या ओमेगा टी माइनस के एक्स हो, इन दोनों ही केस में ये मूव करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, नेगेटिव कौन सी डायरेक्शन, तो यहाँ पे के साथ x लिखा है तो नेगेटिव x में मूव करेगा, पॉजिटिव x में मूव करेगा। अगर मैं यहाँ पे के x के साथ की जगह पे अगर y लिखती, मतलब के साथ जो भी वेरिएबल है बेटा, अगर के y लिखा है और प्लस के एक्स प्लस ओमेगा टी है, तो वहां पे ये नेगेटिव y में मूव कर रहा होगा। तो ये क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया तुम्हें? अगर मैं तुमसे एक क्वेश्चन करूं, अगर मान लो मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है b x इक्वल्स बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के वाई। चलो बताओ फटाफट से, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, वेव की डायरेक्शन बताओ, जल्दी से मैग्नेटिक फील्ड की और वेव की डायरेक्शन बता दो, वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन बता दो, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगी बच्चों। क्या यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस? क्या मुझे यहाँ से पता चल रहा है ये? दिस गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। और के साथ जो भी चीज है इस एंगल में, साइन में की जो आर्ग्यूमेंट है, उसके अंदर जो भी तुम्हारी डिस्टेंस की वेरिएबल होती है, यानी एक्स वाई जेड जो भी होता है, दैट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? वेव प्रोपेगेशन। तो वेव तो प्रोपेगेट करिए वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई में या नेगेटिव वाई में, तो ये हमें पता चलता है इस साइन से। ओमेगा टी प्लस के वाई है ना, तो ये मूव कर रहा होगा नेगेटिव वाई में। क्या बात आई समझ में बच्चों? ये कहाँ मूव कर रहा होगा? नेगेटिव वाई में। ये मूव करेगा, ये मूव करेगा मेरा नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, वेव मूव कर रहा होगा। क्लियर है? चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों इसी पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है एनसीईआरटी के एग्जांपल 8.2 का। क्वेश्चन है, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज ट्रेवल्स इन फ्री स्पेस along the x direction at a particular point in space and time. Electric field vector is given as this, then what is the magnetic field vector at this point? तो यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन है, ठीक है, हमें बतानी है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उस इंस्टेंट पे। तो हमने अभी क्या देखा कि किसी भी स्पेस में, किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड के रेशियो के इक्वल होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो रेशियो है ना, दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ वेव। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गिवन है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रही है, तो दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट? सी, दैट इज स्पीड ऑफ व्हाट? लाइट, 3 × 10⁸। तो यहाँ से क्या हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या हो जाएगा उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे? क्या हो गया बेटा? E upon C, that is E given है 6.3 divided by 3 into 10⁸, और क्या हो जाएगा ये? 2.1 into 10⁻⁻8। सही किया है ना? ठीक है, टेस्ला। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाती है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड। ठीक है, हमको मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बताना है, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमको डायरेक्शन भी बतानी है। ठीक है, डायरेक्शन के लिए हमको 2 डायरेक्शन तो पता होना चाहिए भाई, क्रॉस प्रोडक्ट में हमको 2 डायरेक्शन का तो पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शन देखें यूनिट वेक्टर की बात करें, दैट इज इक्वल टू व्हाट? जे कैप। ठीक है,
E cap equals J cap, and also given that the wave is traveling along x direction, तो we can write कि V cap जो है नी wave की velocity है ना, उसकी जो direction है that is equal to what? I cap. ठीक है, अगर ये पता है तो we can find the value of B cap easily. We can find it. How? हमने अभी भी क्या देखा कि E cap क्रॉस B cap equals V cap. ठीक है, तो यहाँ पे हमको दो वैल्यू रखना है, ई वी की रखनी है वैल्यू, बी पता चल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे कल ऐसे कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक तरीका बता रही हूँ जिससे तुम्हारी कभी गलती नहीं कर सकते, कभी भी गलत नहीं होगा अगर उस तरीके को तुम फॉलो करोगे। तुम याद करो जब तुमने जब वेक्टर पढ़ा था तो वहां पे आई क्रॉस जे इक्वल्स के, जे क्रॉस के इक्वल्स आई एंड के क्रॉस आई इक्वल्स जे पढ़ा था। और इसको याद करने का ट्रिक क्या था कि हम आई जे के को एक सर्कुलर फॉर्म में क्लॉकवाइज में बनाते थे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, आई जे के ना बना के हम बनाएंगे ई बी वी। ठीक है, हम क्या करेंगे, ई कैप क्रॉस बी कैप गिव्स अस वी कैप, दैट इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ऐसे बना दिया। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ई और वी गिवन है, मतलब हमको ये पता है और ये पता है, हमको बी कैप निकालना है। तो क्या करोगे तुम, जो जिस पर्टिकुलर पैरामीटर की डायरेक्शन निकालनी है, यानी आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो उसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे, है ना, और बाकी को प्रोडक्ट फॉर्म में यानी क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखोगे। तो यहाँ से अगर क्लॉकवाइज में चलोगे तो वी क्रॉस ई लिखोगे, तो बी कैप इक्वल्स व्हाट, वी कैप क्रॉस ई कैप। तो ये मैंने कहाँ से लिखा है, इस सर्कल से लिखा है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको तुम इस तरीके से याद कर सकते हो। अगर दो डायरेक्शन का पता है तुम तीसरी डायरेक्शन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे वी कैप की डायरेक्शन यानी प्रोपगेशन की डायरेक्शन दे रखी है क्वेश्चन में, आई कैप क्रॉस ई कैप क्या दे रखा है, जे कैप। तो आई क्रॉस जे हम भी नो, हमारे बेसिक नॉलेज से हम भी नो कि इट इज इक्वल टू व्हाट, के कैप। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड की वेक्टर जो है वो के कैप में है। तो फाइनली अगर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर लिखते हैं तो पहले इसकी मैग्नीट्यूड लिख दो 2.1 इंटू 10 टू द पावर -8, डायरेक्शन लिख दो के कैप और इसकी यूनिट हो गई टेस्ला। तो ये हमारा आंसर है। आई होप की चीजें क्लियर है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का कोई यूज नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन में चीजें दे देते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसका भी कुछ यूज हुआ होगा, लेकिन जरूरी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी से एग्जांपल 8.3 लिया है। द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन एज, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है बच्चों, ठीक है। और हमें क्या बताना है, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी बतानी है वेव की, सेकंड में हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन। सबसे पहले क्या करो, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, जो फॉर्म हमें पता है उस फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है क्या है, वाई डायरेक्शन में है, वाई कंपोनेंट है ये, ठीक है। इक्वल्स क्या लिखते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड की एम्पलीट्यूड इक्वल्स बी नॉट इनटू साइन, अंदर क्या लिखते हैं बच्चों, एक्स के साथ क्या होता है के, तो हो जाएगा के एक्स, और प्लस है यहाँ पे तो प्लस लिखा, टी के साथ क्या होता है ओमेगा, तो ये ओमेगा टी हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन, देखते हो क्या क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो बच्चों अगर मैं कंपेयर करूं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वेशन को इस गिवन इक्वेशन से, तो वी कैन सी कि यहाँ पे k इक्वल्स व्हाट 0.5 इंटू 10⁻³ है। ऑल्सो ओमेगा इक्वल्स व्हाट 1.5 इंटू 10⁻11। क्लियर है। अगर इतनी बात हम पता, इसलिए मैं कहती हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए, तभी आप कंपेयर कर सकते हो, कंपेयर करके आप के ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है बेटा कि के की वैल्यू जो है कितनी है, 0.5 इंटू 10⁻³ है। एंड ऑल्सो मैंने तुम्हें बोला याद करने, के का फॉर्मूला क्या होता है 2π/λ, है ना। के क्या होता है बच्चों 2π/λ। तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, लैम्डा यानी वेवलेंथ निकाल सकते हो, लैम्डा इक्वल्स 2π/0.5 इंटू 10⁻³। तो इसे सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा मीटर में आएगा। एंड नेक्स्ट थिंग हमें क्या पता है कि इस जगह से वी कैन राइट ओमेगा इक्वल्स 1.5 इंटू 10⁻11। क्लियर है। एंड ऑल्सो वी नो दैट ओमेगा इक्वल्स क्या होता है 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से बेटा फ्रीक्वेंसी इक्वल्स क्या हो जाएगा, सिंपली 1.5 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाई 2π। तो इस जगह इसको तुम सॉल्व करके यहाँ से तुम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, जो भी आएगा वो हर्ट्ज में आएगा। क्लियर है, ठीक है। यहाँ से मेरी
पहली पार्ट सॉल्व हो गई। सेकंड पार्ट पे हमें निकालना है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटरेस्टिंग, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन निकालनी है बच्चों, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की एक्सप्रेशन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब कभी भी तुम्हें एक फील्ड गिवन हो, दूसरी फील्ड की एक्सप्रेशन निकाले, तुम्हें दो चीजें चाहिए होती है, एक तो उसकी एम्पलीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन, क्योंकि बाकी चीजें तो एज सच कॉपी करोगे भाई, साइन के साथ जो आर्ग्यूमेंट है वो सबको सब कॉपी करोगे, बिकॉज ये फेज में होते हैं। तो हमको एम्पलीट्यूड चाहिए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए, हमको तो इसकी डायरेक्शन चाहिए पहली बात, और इसकी एम्पलीट्यूड चाहिए ई नॉट। बाकी चीजें तुम एज सच कॉपी करोगे, ठीक है। साइन के एक्स ओमेगा टी जो भी है सब कुछ, ये सब कुछ कॉपी हो जाएगा। तुमको एम्पलीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए, क्या क्या लिखोगे। चलिए, तो एम्पलीट्यूड निकालने के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं भाई, E अपॉन बी इक्वल सी। तो यहां से E नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल सी लिख सकते हैं बेटा। यहां से E नॉट इक्वल्स क्या हो जाएगा, बी नॉट इंटू सी, और बी नॉट क्या है यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर -7। सी क्या है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और यहाँ से चलाता है 60, ये कट गया तो चलाया 60 वोल्ट पर मीटर। तो E नॉट की वैल्यू मिल गई हमें, ई नॉट की वैल्यू मिल गई। डायरेक्शन की बात हम करते हैं, तो अब देखो यहाँ क्या क्या डायरेक्शन, किसके क्या क्या डायरेक्शन गिवन है यहाँ पे। इस इक्वेशन से हमको दो डायरेक्शन का पता लग रहा है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है, यानी मैग्नेटिक फील्ड बी कैप जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, वाई डायरेक्शन में, दैट इज जे कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन इज व्हाट, जे कैप। और क्या गिवन है इस इक्वेशन को देखो तो के एक्स प्लस ओमेगा टी है बेटा। के एक्स प्लस ओमेगा टी का मतलब है कि जो वेव है ना वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। जब कभी भी साइन सेम होता है तो हम कहते हैं नेगेटिव डायरेक्शन। कौन से नेगेटिव, तो नेगेटिव एक्स, बिकॉज के के साथ एक्स वेरिएबल है। तो हम कह सकते हैं कि जो वेव की डायरेक्शन है, वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, वी कैप इक्वल्स क्या है, नेगेटिव एक्स मीन्स व्हाट, माइनस आई कैप। ठीक है, तो B और V की वैल्यू दे रखी है। वापस से उस सर्कल पे चलते हैं, B E B V, E कैप क्रॉस B कैप गिव्स अस V कैप, इस वाली सर्कल पे। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पे V गिवन है और V गिवन है। तो E कैप क्या हो जाएगा, इस जगह से E कैप क्या लिख सकते हैं बताओ, इस जगह से हम E कैप इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में B कैप क्रॉस V कैप, B कैप क्रॉस V कैप। तो B कैप है J कैप क्रॉस माइनस I कैप, ठीक है। J क्रॉस I बच्चों, I क्रॉस J K होता है, J क्रॉस I माइनस K होता है, बिकॉज पहले से एक नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस K। तो ये हो गया K कैप। यानी हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव Z डायरेक्शन में है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसके एक्सप्रेशन को, E Z इक्वल्स 60 वोल्ट पर मीटर, 60 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। और जो भी चीजें लिखी हैं उनको एज सच आप क्या करो, कॉपी कर दो। 0.5 इंटू 10 टू द पावर 3 x प्लस 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 t। तो ये आ गया आपका एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक। आई होप कि आपको चीजें समझ आ गई होगी। तो इन क्वेश्चंस को आपने कर लिया, अगर समझ गए तो पता नहीं इससे कितने सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, इलेक्ट्रिक फील्ड की एम्पलीट्यूड दे रखी है 120 न्यूटन पर कूलम एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज 50 मेगाहर्ट्ज। देन वी हैव टू डिटरमिन द बी नॉट ओमेगा के एंड लैम्डा एंड एक्सप्रेशन निकालना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का। चलो देखते हैं क्या बताना है, हमें बी नॉट बताना है। ई नॉट गिवन है बच्चों, ई नॉट इक्वल्स क्या है 120 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। बी नॉट बताना है तो ई नॉट बी नॉट और सी का हमको रिलेशन क्या पता है, दैट ई नॉट ए में वी नो की ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल्स क्या होता है सी। तो यहां से बी नॉट क्या हो जाएगा बच्चों, बी नॉट हो जाएगा ई नॉट बाई सी। ई नॉट बाई सी मीन्स व्हाट, ई नॉट क्या गिवन है 120 बाई 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8। तो यहां से वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर व्हाट -7, ठीक है, टेस्ला। क्लियर है। तो ये पहला आंसर हुआ आपका, किसका आया, क्या आया ये
मैग्नेटिक फील्ड की एम्पलीट्यूड आ गई, ठीक है। सेकेंड हमें निकालना है ओमेगा की वैल्यू। तो ओमेगा इक्वल्स क्या होता है बेटा, ओमेगा इक्वल्स होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 की, 2 इंटू पाई, पाई की जगह पे 3.14 लिख सकते हैं क्या, 50 मेगा हर्ट्ज 10 टू द पावर 6, 50 मेगा हर्ट्ज 10 टू द पावर 6, ठीक है, सही लिखा है। तो यहाँ से हो जाएगा ये 100, तो ये हो गया 3.14 इंटू 10 टू द पावर 8 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है, तो ये ओमेगा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट थिंग इज के। के क्या होता है बच्चों, के होता है 2 पाई बाई लेमडा। के की वैल्यू 2 पाई बाई लेमडा निकाल लो, या एक काम करो, के की वैल्यू ऐसे निकालो, वी नो कि हमें क्या पता है, हम जानते हैं कि C इक्वल्स होता है ओमेगा बाई के, ये भी एक फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक है। तो यहां से K की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, K इक्वल्स आ जाएगा ओमेगा बाई C। ओमेगा हमने अभी भी निकाला 3.14 इंटू 10 टू द पावर 8, और लाइट की स्पीड यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 3 इंटू 10 टू द पावर 8। तो यहां से लगभग ये आ रहा है, ये तो कट गया 1.04 ऐसा कुछ आ रहा है क्या, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा, K की वैल्यू आ गई, तो यहां तक ठीक है। और नेक्स्ट थिंग इज लेमडा, यानी तुमको वेवलेंथ बताना है, तो लेमडा इक्वल्स क्या होगा बेटा, यहाँ पे ऐसे निकालो, लेमडा इक्वल्स C अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, और C तो पता ही है तुम्हें 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बाई फ्रीक्वेंसी 50 मेगा हर्ट्ज, 50 इंटू 10 टू द पावर 6, तो यहाँ से ये चलाएगा 300 बाई 50, तो क्या आ गया ये, ठीक है, 300 बाई 50 यानी 30 बाई 5 यानी 6 मीटर, ठीक है। एक बार चेक कर लेना सही लिखा है क्या। एंड नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर ई एंड बी। तो बच्चों यहाँ पे कहीं कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है, तो डायरेक्शन मैं अपने मन से ले लेती हूँ। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी अलोंग वाई डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग जेड डायरेक्शन, मान लो वेव तुम्हारी ट्रेवल कर रही है अलोंग एक्स डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, ई वाई डायरेक्शन लिया ना, ई वाई इक्वल्स ई नॉट, बच्चों ई नॉट इज गिवन ना, ई नॉट इज 120, ठीक है। साइन डायरेक्शन क्या माना है मैंने, पॉजिटिव, एक्स डायरेक्शन वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन मानी है, तो साइन के एक्स, के क्या निकाला बच्चों, के निकाला है क्या कुछ 1.04, ठीक है, एक्स माइनस ओमेगा क्या निकाला 3.14 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक सही, ठीक है। ये हो गई तुम्हारी ई वाई की वैल्यू। एंड सिमिलरली बी जेड क्या हो जाएगा, बी जेड के लिए बी नॉट चाहिए ना, तो बी नॉट की वैल्यू निकाली है मैंने 4 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला, और बाकी चीजें एज सच कॉपी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा इन दोनों फील्ड का एक्सप्रेशन। क्लियर है, जहां जो डाउट आ रहा है आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज दिस। देखते चलो जल्दी देखते हैं। पहला पार्ट है कि हमें बताना है प्रोपगेशन की डायरेक्शन। तो बच्चों यहाँ पे इसे देखो, तो अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो कैन वी राइट ई वेक्टर इक्वल्स, ये इक्वल का साइन होगा बीच में बच्चों, ठीक है, ई वेक्टर इक्वल्स ई नॉट कॉस, ठीक है, के वाई प्लस ओमेगा टी, और इसकी डायरेक्शन क्या है, ई वेक्टर की डायरेक्शन क्या है बच्चों, आई कैप डायरेक्शन है। क्लियर है, ये आई कैप डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आई कैप डायरेक्शन में है, और ये प्रोपेगेट किस डायरेक्शन में कर रही है। तो के के साथ क्या लिखा है मैंने, कौन सा वेरिएबल है, वाई, तो वाई डायरेक्शन प्रोपेगेट करिए, लेकिन पॉजिटिव वाई या नेगेटिव वाई, तो नेगेटिव वाई, बिकॉज के वाई प्लस ओमेगा टी है। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, तो नेगेटिव वाई, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, या नेगेटिव जे कैप लिख सकते थे। व्हाट इज द वेवलेंथ लेमडा, तो वेवलेंथ वैसे निकालो बच्चों, वेवलेंथ निकालने का तरीका क्या है, के निकाल लो पहले, इक्वेशन को कंपेयर करके के की वैल्यू क्या आ रही है 1.8 आ रही है, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, के क्या हो जाएगा 2 पाई बाय लेमडा, तो यहां से लेमडा की वैल्यू निकल जाएगी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए तुम ओमेगा निकालो, ओमेगा की वैल्यू 5.4 इंटू 10 टू द पावर
क्वेश्चन रॉन्ग है क्या बच्चों? एक सेकेंड, वैक्यूम में मूव कर रहा है ना, तो ओमेगा और के की रेशियो 3 × 10⁸ होनी चाहिए ना। इसको डिवाइड करोगे तुम, आई थिंक यहाँ पे ना 6 की जगह पे 8 होना चाहिए था। ये भी प्रिंटिंग मिस्टेक होगा शायद, बुक से ही लिया मैंने क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चों 8 होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, इसको 8 मान के सॉल्व करना। तो ओमेगा की वैल्यू क्या है? 5.4 × 10⁸ इक्वल्स व्हाट? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बी नॉट, क्या होता है बच्चों? ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल सी। तो बी नॉट इक्वल्स व्हाट? ई नॉट बाई सी। क्लियर? तो ई नॉट की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू भी नो, तो यहां से बी नॉट की वैल्यू निकालो। एंड लास्ट पार्ट क्या है? राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है ये वाला एक्सप्रेशन लिखने वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पे तुमने बी नॉट ऑलरेडी निकाल लिया ना बच्चों, बी नॉट तो निकाल लिया है, अब तुमको सिर्फ डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे हम? फटाफट से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन निकालें। क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन है वहां से हमें पता है ई कैप क्या है? आई कैप डायरेक्शन में है, और वेव मूव कर रही है, यानी वी कैप क्या है बच्चे? भी मैंने बताया नेगेटिव वाई में, तो यानी नेगेटिव जे में। ठीक है, ई और वी की डायरेक्शन का पता है हमें, ई वी बी, ई कैप बी कैप गिव्स अस वी कैप ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या पता है? वी नो ई कैप, वी नो वी कैप, हमको बी कैप निकालना है। तो इस सर्कल से हम क्या लिख सकते हैं? बी कैप इक्वल्स, देखो बी कैप अननोन है, इसके डायरेक्शन में नहीं पता, और वी ई में अगर क्लॉकवाइज में मूव करें तो वी क्रॉस ई लिखेंगे, वी कैप क्रॉस ई कैप। ठीक है, तो वी कैप क्या है बच्चों? माइनस जे कैप है, क्रॉस ई कैप यानी आई कैप। जे क्रॉस आई इक्वल्स व्हाट? नेगेटिव ऑफ के, और पहले से एक नेगेटिव है, दैट इज इक्वल टू के कैप। ठीक है, तो हमें क्या पता लग गई? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता लग गई, मैग्नेटिक फील्ड की एम्पलीट्यूड भी यहाँ से पता लग गई। तो जब दोनों पता लग गई तो भाई लिख लो नई एक्सप्रेशन, क्या दिक्कत है? बी वेक्टर इक्वल्स व्हाट? बी नॉट लिख लेना, है ना। बाकी चीजें एज सच कॉपी कर लोगे तुम, एज सच जो भी लिखा है क्वेश्चन में सबके सब एज सच कॉपी कर लोगे, और लास्ट में जाके यहाँ पे के कैप लिख दोगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ वी वांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ, देखो यहाँ 500 किलोमीटर की वेवलेंथ गिवन है, किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ है 500 किलोमीटर, बाय एन ऑसिलेटिंग चार्ज, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग चार्ज मस्ट बी। अब देखो वही सेम क्वेश्चन है, सेम वही लाइन है, मैंने क्या बताया था कि बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है इट इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे हमको ऑसिलेटिंग चार्ज की फ्रीक्वेंसी बतानी, तो पहले ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी निकालो ना। तो लेमडा तो गिवन है 500 किलोमीटर, तो अब पहले फ्रीक्वेंसी निकालो, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स व्हाट? सी अपॉन लेमडा। क्लियर है, तो यहाँ से 3 × 10⁸ अपॉन 500 किलोमीटर, तो हो गया ये, सही लिख रही हूँ, 10⁵, ये हो जाएगा 3, तो हो गया 30/5, दैट इज 600 हर्ट्ज, है ना बच्चों। तो फ्रीक्वेंसी 600 हर्ट्ज है, तो भाई इतनी फ्रीक्वेंसी तुम्हारी ऑसिलेटिंग चार्ज की होनी चाहिए, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ए। ठीक है, इसके साथ ही हम मूव करते हैं अपने सेकंड सेगमेंट में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम पॉइंट वाइज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज नो मटेरियल मीडियम इज इन्वॉल्व्ड इन द वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने पहले भी बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर सेल्फ सस्टेनिंग, और इनके ऑसिलेशन में किसी भी मटेरियल मीडियम की पार्टिकल इन्वॉल्व नहीं होती, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे कैन ट्रेवल इजीली इन वैक्यूम। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है, इनकी ऑसिलेशन जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की, इनके प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑलवेज इन फेज। ठीक है, कोई लीडिंग लैगिंग नहीं होती, एक साथ ये पीक वैल्यू लेता है, एक साथ जीरो, एक साथ फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, द वेलोसिटी डिक्रीजेस व्हाइल पासिंग थ्रू मीडियम। वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, और जैसे ही किसी मीडियम से ट्रेवल करती है वैसे इनकी स्पीड घट जाती है। अब स्पीड की बात आती है तो स्पीड हम देख लेते हैं कितनी होती है बच्चों। अगर वैक्यूम की बात करें तो इन वैक्यूम
C से डिनोट करते हैं स्पीड को, इट इज इक्वल टू 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? और अगर किसी मीडियम की बात करें, इन अदर मीडियम V इक्वल्स क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/√अंडर म्यू एप्सिलॉन, where mu is the permeability of that medium and epsilon is the permittivity of that medium। अच्छा, किसी मीडियम की permeability को क्या हम लिख सकते हैं बच्चों, relative permeability multiplied by permeability in vacuum। ठीक है, और एप्सिलॉन को लिख सकते हैं एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अच्छा, फर्दर क्या मैं यहाँ पे म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को सेपरेट कर लेती हूँ, तो कैन वी राइट दिस एज रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो बच्चों यहाँ पे देखो इस जगह पे कि 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सी बच्चों, है ना। तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, V इक्वल्स C/√अंडर म्यू आर एप्सिलॉन आर। ठीक है, और ये 1/ ये जो रूट अंडर म्यू आर एप्सिलॉन आर है ना, इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। इसको हम n से डिनोट करते हैं, इट कैन बी रिटन एज C/n। ठीक है, ये n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। फिलहाल आप ये लिख लो, दिस इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन एनी मीडियम, it is equal to speed of electromagnetic wave in vacuum divided by root under mu r into epsilon r। इससे भी क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं बच्चों, तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम लाइक अदर वेव्स। ठीक है, ये जब ट्रेवल करते हैं तो अपने साथ साथ एनर्जी और मोमेंटम को भी लेके चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी की, एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं। तो द एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, हमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों की, इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी होती है और मैग्नेटिक फील्ड में भी एनर्जी होती है, और इन एनर्जी को हमने एनर्जी डेंसिटी के फॉर्म में पढ़ा था, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी होती है ये हमने पढ़ा था। और आपको याद होगा वो फॉर्मूला क्या था बच्चों, इन इलेक्ट्रिक फील्ड जो एनर्जी डेंसिटी थी ना उसको स्मॉल u से डिनोट करते हैं, और बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड में की बात करें तो मैं UE से इसको डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, इट इज इक्वल टू, याद है कुछ, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। बच्चों याद आ रहा है कुछ? फिर मैग्नेटिक फील्ड की बात की हमने, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, स्मॉल u, B से डिनोट कर रही हूं मैं इसे क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी है हाफ B स्क्वायर बाई म्यू नॉट। कुछ याद आ रहा है? ठीक है, अब बिकॉज द एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो UE इक्वल्स क्या लिख सकते हैं, U भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से। और अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं, टोटल एनर्जी, नेट एनर्जी डेंसिटी, ये लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं बच्चों, U इक्वल्स UE प्लस UB लिख सकते हैं क्या। और बिकॉज ये दोनों इक्वल हैं तो क्या हम लिख सकते हैं 2U या 2UB। क्लियर है भाई, UE UB के इक्वल है तो या तो तुम UE प्लस UE कर लो या UB प्लस UB कर लो, एक ही बात है। तो यहां से फाइनली हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, सेकेंड, क्या लिख सकते हैं, U इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इक्वल्स B स्क्वायर बाई म्यू नॉट। ठीक है ना, तो ये है मेरी एनर्जी डेंसिटी, नेट एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बट बच्चों यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो E और B मैंने लिखा है ना, दिस इज इंस्टेंटेनियस, मतलब ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी कांस्टेंट तो है नहीं, टाइम वेरिंग है, लेकिन हमने जो ये फॉर्मूला याद किया हुआ है वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात थी और
मैग्नेटिक फील्ड भी वहां पे स्टैटिक था, तो वहां पे ई और बी की कांस्टेंट वैल्यू थी। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक ई की वैल्यू अगर लिखोगे तो ई बेसिकली यहाँ पे है क्या बच्चों, ई इक्वल्स क्या है, ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। सपोज अगर एक्स में मूव करिए वेव तो, और बी भी कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो टाइम की फंक्शन है बच्चों, नहीं है क्या? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी वैल्यू रखोगे? तो ये जो मैंने अभी लिखा है ना बच्चों, ये जो लिखा है ना मैंने, ये जो लिखा है ना बच्चों, ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये किसी इंस्टेंट पे वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे इस केस में? एवरेज वैल्यू की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? एवरेज वैल्यू की बात करेंगे, और वही हमें याद भी होना चाहिए, एवरेज डेंसिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो मुझे बताइए यहाँ पे एवरेज वैल्यू कैसे निकालें? किसी भी क्वांटिटी की जब आप एवरेज निकालते हो, तो मैंने आपको बताया इससे पहले बच्चों कि मान लो मुझे इस केस में एनर्जी डेंसिटी की एवरेज वैल्यू निकालनी है। मान लो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी है उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे करते हैं बच्चों? QE है ना, DT में इंटीग्रेट करते हैं और DT से DT को इंटीग्रेट करके इसको डिवाइड करते हैं। बेसिकली इस तरीके से हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं। अगर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम, तो हाफ तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट भी बाहर आ जाएगा, और ई को जब हम पुट करेंगे तो ई नॉट स्क्वायर है ना, और आएगा साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी सपोज। तो यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ साइन स्क्वायर वाला टर्म है ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन के अंदर, dt बाई dt का इंटीग्रेशन। तो बच्चों ये जो वैल्यू है ना, ये जो इंटीग्रेशन, ये जो वैल्यू है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे ये दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू होती है हाफ। ये वैल्यू क्या होती है? हाफ। तो इस जगह पे क्या करेंगे? एवरेज वैल्यू में आप सिंपली क्या कर सकते हो, जितनी भी टर्म यहाँ पे, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ऐसे समझना है तो समझ लो, है ना, ऐसे समझना है तो ऐसे समझो, या सिंपल तरीके से समझ लो बच्चों कि आप याद करो जब हमने AC पढ़ा था, तो जब पावर निकालते हैं, अगर मान लो एक DC करंट के लिए पावर निकालते हैं तो क्या आता है? पावर I स्क्वायर इंटू आर। और जब AC के लिए पावर निकालते हैं तो वहां भी I स्क्वायर आर का फॉर्मूला होता है, लेकिन वहां पे I क्या लेते हैं हम? RMS वैल्यू ऑफ करंट लेते हैं। RMS वैल्यू यानी I क्या होता है वहां पे? I नॉट बाई √2 होता है ना, क्योंकि वहां पे करंट भी आपकी टाइम के साथ वेरी कर रही होती है AC के केस में। तो यहाँ पे अगर एवरेज वैल्यू लोगे तो क्या करोगे कि इस जगह पे क्या करोगे बेटा कि जो जहां भी E लिखा है ना, E को तुम रिप्लेस कर दोगे E नॉट बाई √2 से। यानी आप ऐसे अज्यूम कर लो कि जो मेरे पास फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस वैल्यू का, उसमें क्या करेंगे हम? E को RMS कंसिडर कर लेंगे। अगर RMS कंसिडर कर लेंगे ना, तो फिर वहां पे हम कह सकते हैं कि दीज आर एवरेज वैल्यू ऑफ डेंसिटी। क्लियर है? तो अब बस इस जगह पे, हर जगह पे E की जगह पे E नॉट बाई √2 पुट कर दो, तो एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ मेरी? UE इक्वल्स आ जाएगा, बताओ बच्चों क्या? E नॉट बाई √2 का स्क्वायर, तो E नॉट स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, है ना। UB क्या आ जाएगा बच्चों? 1/4 E नॉट स्क्वायर, सॉरी, B नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। क्लियर है? एंड फाइनली जो नेट तुम्हारी डेंसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर, या हाफ इंटू B नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट। आई होप कि तुम्हें अभी क्लैरिटी आ गई होगी, और तुम्हें यही याद रखना है। तुम्हें बेसिकली पता है बच्चों क्या याद रखना है? नेट डेंसिटी याद रखनी है। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने E लिखा है ना बच्चों, ये क्या है? ये तुम्हारी पीक वैल्यू है, E नॉट B नॉट लिखा है यहाँ पे, ध्यान देना। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पे बच्चों? किसी तरह की कोई डाउट? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें क्या। नेक्स्ट थिंग इज एनर्जी कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर हमको फ्रीक्वेंसी पता है तो वो कितनी एनर्जी कैरी करता है बच्चों? H इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को फर्दर हम लिख सकते हैं C बाय लैम्डा बच्चों, है ना। यहाँ पे H क्या? H प्लैंक्स कांस्टेंट है, वैल्यू उसकी फिक्स होती है, कांस्टेंट है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, है ना। और C की वैल्यू भी पता है हमें, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों यहाँ पे HC की वैल्यू अगर हम रख दें तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा एनर्जी में और वेवलेंथ में। तो डायरेक्ट मेरे पास फॉर्मूला क्या आ सकता है? U इक्वल्स
after putting the value and calculating 1240 by lambda। तो इस इक्वेशन को आप, इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। मतलब अगर हमको वेवलेंथ पता है तो वी कैन फाइंड द एनर्जी ऑफ द वेव, और अगर एनर्जी हमें पता है तो वी कैन फाइंड द वेवलेंथ। अब बच्चों लेकिन यहाँ पे एक बात आपको याद रखनी है इस फॉर्मूले के साथ कि यहाँ पे जो लैम्डा है ना बच्चों, ये नैनोमीटर में है, और जो एनर्जी है ना ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स व्हाट 1240 बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। इस बात का ख्याल रखोगे तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी काफी काम का फॉर्मूला है, एनर्जी ऑफ वेव। ठीक है, एनर्जी ऑफ वेव, क्लियर? ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, मोमेंटम कैरी करता है। तो मोमेंटम क्या होता है ये हम निकाल लेते हैं। देखो डी ब्रॉय ने क्या बताया कि किसी भी वेव के साथ जो मोमेंटम एसोसिएटेड होते हैं वो होते हैं P इक्वल्स H बाई लेमडा, इन्होंने बताया। ठीक है, तो यहाँ पे लेमडा और मोमेंटम का रिलेशन हमको पता है। अगर हम मोमेंटम को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लिखना चाहते हैं तो वी कैन जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई दिस विद C एंड डिवाइड विद C। तो यहाँ पे Hc बाय लेमडा बच्चों हमने अभी भी देखा इट्स एनर्जी, तो क्या हम लिख सकते हैं P इक्वल्स Hc बाय लेमडा को एनर्जी बाय C, where C is the speed of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। तो हमारे पास अभी मोमेंटम का और एनर्जी का ये फॉर्मूला आता है, तो ये भी आपको याद रखना है बच्चों। उसके बाद आता है नेक्स्ट रेडिएशन प्रेशर। देखो अगर मोमेंटम है तो प्रेशर तो होगा, क्योंकि मोमेंटम होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे फोर्स की बात हो रही है ना। मोमेंटम अगर है तो ये फोर्स एक्सर्ट कर सकता है और किसी पर्टिकुलर एरिया पे प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है। तो रेडिएशन प्रेशर, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा प्रेशर भी क्रिएट करती है। अजीब सा लगता है सुनने में, बट हाँ ये तो है, फैक्ट है। रेडिएशन प्रेशर क्या होता है बच्चों? एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सर्ट्स प्रेशर एज इट कैरीज मोमेंटम कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। तो किसी भी प्रेशर की तरह रेडिएशन प्रेशर को भी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? फोर्स बाय एरिया। ठीक है, और फोर्स क्या होता है बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इंटू एरिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? चेंज इन मोमेंटम देखेंगे, कितने टाइम में मोमेंटम चेंज हो रही है। मोमेंटम कहाँ से देखेंगे? हम इस फॉर्मूले से देखेंगे, और उसके हम क्या करेंगे? फिर एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगी हमारी रेडिएशन प्रेशर। क्या बात आई समझ में? ठीक है, क्वेश्चन लेंगे समझ जाओगे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट थिंग इज इंटेंसिटी, जिसे हम एनर्जी फ्लक्स भी कहते हैं। ये है एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू फ्लो पर यूनिट टाइम। यानी इंटेंसिटी को आप डिनोट कर सकते हो एनर्जी, कैपिटल यू से डिनोट करी मैं एनर्जी को, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर होता है, और पावर बाय एरिया को हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी को आप ऐसे याद रख लो कि इट इज पावर डिवाइडेड बाय एरिया। पावर पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी। अगर मैं यूनिट लिखना चाहूँ तो यूनिट क्या हो जाएगी बेटा इसकी? बताओ, या तो लिख सकते हो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, अगर मैं इसे एनर्जी डेंसिटी में लिखना चाहूं तो फर्दर इंटेंसिटी कैन बी रिटन एज एनर्जी डेंसिटी इनटू सी, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। तो बच्चों ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। देखो इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला तो हमें पता ही है, पावर बाय एरिया, लेकिन तुम्हें इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए लिख लो यहाँ पे यू क्या है बच्चों? स्मॉल यू क्या है? स्मॉल यू इज द एनर्जी डेंसिटी। ओके, एंड सी इज स्पीड ऑफ EM वेव। क्लियर? तो यहाँ पे u की वैल्यू हमने अभी भी निकाली, स्मॉल u की वैल्यू, एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू। तो अगर मैं वैल्यू पुट करती हूँ यहाँ पे तो क्या लिख सकते हैं हम? दिस I इक्वल्स व्हाट? क्या होगी बताओ? हाफ एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर इंटू C, या हाफ V नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट इंटू C, या बच्चों वी नो कि E नॉट बाई B नॉट क्या होती है? C होती है। दैट इज E नॉट इक्वल्स क्या हो जाएगा? B नॉट इंटू C। तो यहाँ पे B नॉट इंटू C को हम E नॉट लिख सकते हैं क्या? तो फर्दर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों? E नॉट इंटू B नॉट बाई म्यू नॉट।
देखो सही लिखा है क्या, देखो बी नॉट स्क्वायर सी के में एक बी नॉट, सी को हमने ले लिया, उसको हमने ई नॉट लिख दिया और बचा एक बी नॉट, तो डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। तो इस तरीके से आप इंटेंसिटी को याद कर सकते हो। तो मैं यही रिकमेंड करूंगी बेटा कि तुम सिंपल वाला फॉर्मूला याद करो, बाकी की चीजें तुम खुद पुट कर सकते हो ना। तो आप ये याद रखो, ठीक है, ये मोमेंटम याद रखो। यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, ये जो कैपिटल यू है ना, ये एनर्जी है, यहाँ पे जो यू लिखा है ना, दिस इज एनर्जी, दिस इज नॉट एनर्जी डेंसिटी। क्लियर है, ये एनर्जी और यहाँ पे सी वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड है वैक्यूम में। क्लियर है। नेक्स्ट थिंग इज पॉइंटिंग वेक्टर। अब पॉइंटिंग वेक्टर बेटा इंटेंसिटी होती है बट ये डायरेक्शन के साथ है। इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो पर यूनिट टाइम। देखो ये सेम इंटेंसिटी की तरह है लेकिन ये यहाँ पे डायरेक्शन के साथ होता है। तो पॉइंटिंग वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, इसको हम एस वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं। इट इज इक्वल टू व्हाट, 1/μ0 E क्रॉस B। ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है ना, मैग्नीट्यूड इक्वल टू इंटेंसिटी, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन इक्वल टू E क्रॉस B। मतलब ऑब्वियसली जो तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन होती है ना, वही एनर्जी की फ्लो की डायरेक्शन होती है। तो E क्रॉस B से हमको पॉइंटिंग वेक्टर मिल जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज, एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शो प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। इंटरफेरेंस वेव ऑप्टिक्स में देखेंगे, डिफ्रैक्शन वेव ऑप्टिक्स में, पोलराइजेशन भी वेव ऑप्टिक्स में है बट सिलेबस से आउट है, तो ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की सारी प्रॉपर्टी शो करती है। क्लियर है बच्चों। तो ये सारे कुछ प्रॉपर्टीज थे। अब इन पे कुछ क्वेश्चंस बच्चों हम देख लेते हैं ताकि सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है, लाइट विद एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो एनर्जी फ्लक्स है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, इंटेंसिटी, falls on a non-reflecting surface at normal incident। मेरे पास एक नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसपे लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब हो गया बेटा कि जितनी भी लाइट गिर रही है, जितनी भी तुम्हारी लाइट तुम्हारी इंसिडेंट हो रही है, सबके सब एब्जॉर्ब हो रही है। इस लाइट की इंटेंसिटी दे रखी है क्वेश्चन में। हमें क्या बताना है बेटा, हमें बताना है एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस। इफ द सरफेस हैज एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमको 30 मिनट के टाइम स्पैन में बताना है कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। एवरेज फोर्स एक्सर्ट करने का मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमें निकालना है बेसिकली। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है, उसके लिए हमको क्या करना होगा बच्चों कि पहले हम एनर्जी निकालें कि भाई इस टाइम स्पैन में टोटल एनर्जी कितनी हमने ट्रांसफर करी है। तो टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया एंड दैट विल गिव अस power, that is multiplied by time and that will give us the total net energy transferred to the surface। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर लो आप। इंटेंसिटी कितनी है, 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और साथ में टाइम कितना दे रखा है बच्चों, 30 मिनट मीन्स 30 × 60 सेकेंड। क्लियर है। तो ये वैल्यू आप निकालो, मल्टीप्लाई कर लो, ये जो भी आएगा जूल में आएगा। टोटल एनर्जी मिल गई हमें। अब इतनी एनर्जी के साथ, इतनी एनर्जी ये ट्रांसफर कर रहा है सरफेस को, तो मोमेंटम कितनी ट्रांसफर कर रहा है। तो मोमेंटम का हमने अभी भी फॉर्मूला क्या देखा बेटा, इट इज टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय सी। सी क्या है यहाँ पे, 3 × 10⁸। तो यहाँ से हमको मोमेंटम मिल जाएगा। क्लियर है। मोमेंटम मीन्स व्हाट, इसको हम लिख सकते हैं, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये मोमेंटम हो गई मेरी, निकाल लोगे ना, यू यहाँ से लिख लोगे, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ कर लोगे, मोमेंटम हो गई। तो इतनी मोमेंटम, ये क्या है, इनिशियल मोमेंटम है। अब बिकॉज ये सरफेस क्या है, नॉन रिफ्लेक्टिंग है, तो यहाँ पे जितनी भी एनर्जी गिर रही है, जितनी भी लाइट तुम्हारी इंसिडेंट हो रही है, सबके सब एब्जॉर्ब हो रही है, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। तो हम कह सकते हैं कि नेट चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम यहाँ पे 0 है, माइनस अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूं, ठीक है, तो ये डायरेक्शन में नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस ऑफ माइनस दैट इज प्लस, क्या हो जाएगा बेटा, P। ठीक है, जो हमने अभी भी निकाला। तो यहां से चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, U/C। क्लियर है, ठीक है। और हमें फोर्स निकालना है, एवरेज फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, ΔP/ΔT। ठीक है, U/C इंटू टाइम क्या दे रखा है, 30 मिनट, 30 × 60।
सेकेंड। तो यहां से मेरी एवरेज फोर्स निकल जाएगी। क्या बात क्लियर है बच्चों? तो ये सॉल्व कर लोगे खुद से, इजी था ना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कोई डाउट है क्या यहाँ पे? कर लोगे सॉल्व इसे? अच्छा, इसी क्वेश्चन में बच्चों अगर ये मेरी सरफेस नॉन रिफ्लेक्टिंग ना होके रिफ्लेक्टिंग होती, अगर ये रिफ्लेक्टिंग होती, 100% रिफ्लेक्टिंग होती, प्योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती, तब क्या होता? तो ये क्या होता, जितनी लाइट इस पे इंसिडेंट होती पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती, पूरी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जाती। तो वहां पे जो मोमेंटम होती ना बेटा, जितनी मोमेंटम से ये इंसिडेंट हो रही होती उतनी मोमेंटम से ये रिफ्लेक्ट हो रही होती। तो वहां पे जो चेंज इन मोमेंटम होता ना, वो पी एफ फाइनल जो होती, फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के इक्वल होती। एंड बिकॉज द डायरेक्शन यहाँ पे ऑपोजिट है, तो यहाँ पे नेट चेंज इन मोमेंटम क्या होता, ट्वाइस ऑफ पी हो जाता। P माइनस ऑफ माइनस पी, दैट इज ट्वाइस पी। तो यहाँ पे जो भी तुम्हारा आंसर आता वो डबल हो जाता। क्लियर है? तो वो तुम्हारा प्योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का एग्जांपल 8.5 है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन। ठीक है, हमको इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बताना है। रेडिएशन कमिंग फ्रॉम 100 वॉट बल्ब एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। देखो मेरे पास एक 100 वॉट की बल्ब है, पावर दे रखा है बल्ब का 100 वॉट। हमको 3 मीटर डिस्टेंस पे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक बल्ब है मेरी और इसके 3 मीटर के डिस्टेंस पे हमको बताना है कुछ एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। हमें क्या अज्यूम दैट द एफिशिएंसी ऑफ द बल्ब इज 2.5% एंड इट इज अ पॉइंट सोर्स। क्लियर है? एफिशिएंसी का मतलब हो गया कि जितनी पावर बल्ब की है उसकी 2.5% ही 3 मीटर पे जा पा रही है। तो अगर हम निकालें कि कितनी पावर यहाँ बल्ब है मेरी, अगर 3 मीटर की रेडियस को मान के हम इस एक स्फीयर बना ले, तो इस स्फीयर के इनर सरफेस पे कितनी पावर गिरेगी बेटा? क्या कह सकते हैं? पावर विल बी इक्वल टू व्हाट, 100 इंटू 2.5/100। 2.5% की तुम्हारी इतनी वॉट की पावर है इस स्फीयर पे स्प्रेड है, कह सकते हैं। तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? पावर बाय एरिया, है ना। तो यहाँ पे 100 इंटू 2.5/100 बाई एरिया, एरिया क्या हो जाएगी? 4πr²। 4πr² में 3² दैट इज 9। क्लियर है? तो ये हमको इंटेंसिटी मिल गई, मतलब इतनी इंटेंसिटी 3 मीटर के डिस्टेंस पे इस बल्ब की वजह से है। क्लियर है बच्चों? इंटेंसिटी क्या होती है? पावर पर यूनिट एरिया। 3 मीटर के डिस्टेंस पे बच्चों को इतनी इंटेंसिटी मिल रही है। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद करो। अभी भी हमने क्या देखा कि इंटेंसिटी इक्वल्स क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय सी, है ना। एनर्जी डेंसिटी क्या है? इट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। क्लियर है बेटा? यहाँ पे क्या क्या चीजें हमें पता है, इंटेंसिटी हमने अभी भी निकाला, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना। हाफ वी नो, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, तो यहां से हम सिर्फ ई नॉट हमारी अननोन है, इसको हम निकाल सकते हैं। तो इस जगह से ई नॉट की वैल्यू निकाल लो। ई नॉट निकल गई एक बार, तो बी नॉट निकाल लो। ठीक है, बी नॉट कैसे निकालेंगे? ई नॉट बाई सी करके। क्लियर है? तो यहां से ई नॉट बी नॉट दोनों निकल जाएगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। The magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है और हमें बताना है एनर्जी डेंसिटी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बच्चों अभी हमने देखा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि एनर्जी डेंसिटी जो होती है दैट इज इक्वल टू व्हाट, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या हाफ बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट। कोई सा भी इक्वेशन तुम यूज कर लो, कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है ना। तो बिकॉज यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है, तो बी नॉट हमें दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ 12 इंटू 10⁻⁸। आप क्या करोगे? बी नॉट बिकॉज गिवन है, तो हम क्या यहाँ से एनर्जी डेंसिटी निकाल सकते हैं? हाफ इंटू 12 इंटू 10⁻⁸ बाई म्यू नॉट। क्लियर है? तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट 4π इंटू 10⁻⁷ वी कैन फाइंड द एनर्जी डेंसिटी जूल पर मीटर क्यूब। क्लियर है? तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत इसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन वैक्यूम इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस। ठीक है, तो मैं बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्लियर है? तो बच्चों है क्या ये?
अच्छा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने क्या पढ़ा है बच्चों? C इक्वल्स क्या होता है? E नॉट बाई B नॉट, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो। और दूसरा वाला फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने? इट इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। तो यहां से कैन वी राइट दैट दिस E नॉट इंटू के इक्वल्स P नॉट इंटू ओमेगा। हाँ, लिख सकते हैं। और यहां से हमारा ऑप्शन ए सही दिख रहा है। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवलिंग इन अ मीडियम हैविंग रिलेटिव परमिएबिलिटी, यहाँ पे रिलेटिव परमिएबिलिटी गिवन है और रिलेटिव परमिटिविटी गिवन है, देन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम मस्ट बी। अब देखो, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है बच्चों? हमने प्रॉपर्टीज में देखा कि इट इज इक्वल टू C अपॉन रूट अंडर म्यू आर एप्सिलॉन आर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 2.14। ये करके देख लो क्या आ रहा है आंसर। अब मेरे ख्याल से ये कुछ अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना बच्चों, ऑप्शन को देख लो पहले कि ऑप्शन अगर बहुत दूर दूर है ना तो हम गेस कर सकते हैं, मतलब हम वी कैन जस्ट टेक द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, हमें एग्जैक्ट इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कि जो भी आएगा बेटा अंदर में, जो भी रूट अंडर आएगा वो 1 से बड़ा होगा, 2 से कम होगा, 1 से बड़ा होगा। ठीक है, 1 और 2 के बीच में आएगा। तो ऑब्वियसली 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ऑब्वियसली सारे ऑप्शंस में देख रहे हो तुम 1.8 1.8 1.8 1.8 कॉमन है, तो ऑब्वियसली इसकी डिवीजन के बाद ये 1.8 ही आ रहा होगा। ठीक है, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई किया तुमने? 10 to the power 8। देखो तो ऑप्शन में देख रहे हो तुम, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन में 10 to the power 4 है, 2 है, 6 है, इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। तो बिना सॉल्व किए आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बिना सॉल्व किए यहाँ पे तुम ऑप्शन को देख के बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवलिंग इन अ मीडियम हैज स्पीड 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीडियम में इसकी स्पीड कितनी है? 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड इफ द रिलेटिव परमिएबिलिटी इज 1। क्लियर? तो ये क्या होती है बेटा, किसी भी मीडियम में स्पीड क्या होती है? C अपॉन रूट अंडर म्यू आर एप्सिलॉन आर होती है। C क्या होता है? 3 into 10 to the power 8। अच्छा, और क्या गिवन है? अच्छा, 1 गिवन है रिलेटिव परमिएबिलिटी, तो हमको बताना है एप्सिलॉन आर की वैल्यू। क्लियर है? तो यहां से बच्चों कैन वी राइट दैट रूट अंडर एप्सिलॉन आर इक्वल्स क्या हो जाएगा? 3 into 10 to the power 8 by 2 into 10 to the power 8। तो यहां से ये आ गया 1.5। तो एप्सिलॉन आर कितना आ रहा है? 1.5 का स्क्वायर, दैट इज 2.25। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है, 2.25। क्या क्लियर है बच्चों? देखो, प्रॉपर्टीज में जितना भी फॉर्मूला मैंने लिखा था ना, सारा फॉर्मूला यहाँ पे काम आ रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, तो इसके साथ हम मूव करते हैं लास्ट सेगमेंट में, जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है बच्चों, ये समझ लेते हैं। किसी भी साइनोसॉइडल वेव में बच्चों क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, एम्पलीट्यूड होती है। यानी किसी भी वेव को ना हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं इसके फ्रीक्वेंसी से। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की वेव प्रेजेंट हो सकती है। ठीक है, जैसे हम सारे ह्यूमन बींग हैं, हम सबों को लगभग एक ही फीचर है, 2 आंख है, 1 नाक है ना, लेकिन सारे के सारे दिखने में अलग क्यों होते हैं? क्योंकि इनके फीचर्स अलग अलग होते हैं। समझ रहे हो? सिमिलरली वेव्स की अगर फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होंगी तो इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफर कर सकती हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बच्चों डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के वेव प्रेजेंट होते हैं और इनको कलेक्टिवली हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ रहे हो ना बच्चों, कि मान लो मेरे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसी है, ठीक है, दूसरी वेव है कुछ इस तरीके से, और थर्ड वेव है कुछ ऐसी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसकी है? रेड वाले वेव की है, देन ब्लू की, और देन रेड की, ब्लैक की। ब्लैक की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? 1 सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट कर रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे इन सारे वेव्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। सारे की फ्रीक्वेंसी थोड़ी थोड़ी डिफर करती है, मतलब कंटिन्यूअस रेंज होता है फ्रीक्वेंसी का। बच्चों, क्या बात आई समझ में? आपने बचपन में क्या पढ़ा था बच्चों? लाइट
पढ़ा था ना, लाइट की स्पेक्ट्रम पढ़ी थी विबग्योर। तो वहां पे लाइट को हमने इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज में डिवाइड किया था और देखा था कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की कलर डिफरेंट होती है बच्चों। तो यहाँ पे ब्रॉड लेवल पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड में, है ना। तो इनको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। अब क्या लिखा है ये देख लेते हैं हम। The EM waves have continuous frequency starting from radio wave to gamma rays। ठीक है, देखेंगे अभी हम बैंड में बताऊंगी तुम्हें। The orderly classification of electromagnetic waves according to their frequency और wavelength based roughly on how waves are produced or detected। मतलब किस तरीके से वेव तुम्हारी प्रोड्यूस हो रही है या डिटेक्ट हो रही है, इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इनको क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट बैंड में और इनको हम बोलते हैं electromagnetic spectrum। The entire frequency range is divided into separate bands and the electromagnetic waves within each frequency band are called by different names। तो इनके नाम, इनके अलग अलग नाम भी होते हैं बच्चों, तो वो भी हम देख लेते हैं फटाफट से। देखो ये मैंने पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मैंने क्या किया ना, डिफरेंट बैंड में कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, अच्छा ये कहलाती है मेरी, सबसे पहले आती है गामा रेस, उसके बाद आ गई एक्स रेज, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट, उसके बाद आ गई विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेज बच्चों, इंफ्रा, देन माइक्रोवेव एंड देन रेडियो वेव। ठीक है, ये जो मैंने नेमिंग यहाँ पे लिखा है, जो हमने डिफरेंट नेम से इन बैंड को बोल रहे हैं, तो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है और रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। ठीक है, यहाँ पे कैसे बता रहे हैं, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में, और इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इस डायरेक्शन में है और इंक्रीजिंग वेवलेंथ इस डायरेक्शन में बच्चों। क्लियर है, ये मेरी है विजिबल लाइट, तो यहाँ पे ये मेरी है वी आई बी, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, तो इस ऑर्डर में तुम्हारी विजिबल लाइट होती है। क्लियर है, तो पहले गामा रेज, देन एक्स रे, देन अल्ट्रा वायलेट, देन विजिबल लाइट, देन इंफ्रारेड रेज, देन माइक्रोवेव, देन रेडियो वेव। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बच्चों याद करना बहुत जरूरी है, वेवलेंथ भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इससे डायरेक्ट आते हैं बच्चों। एक तो ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी बैंड मतलब फ्रीक्वेंसी रेंज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ बच्चों, तुम्हें वही याद करना जो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब कुछ याद करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो आप ना वेवलेंथ की रेंज याद रखो। ठीक है, गामा रेज की जो वेवलेंथ होती है बेटा, ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ में है ना, तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या होती है, 10⁻³ नैनोमीटर से छोटी गामा रेज की वेवलेंथ इससे कम होती है। एक्स 10⁻³ नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, विजिबल लाइट अप्रोक्सीमेटली 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, इंफ्रारेड रेज 700 नैनोमीटर से लेके 1 मिलीमीटर। ठीक है, माइक्रोवेव 1 मिलीमीटर से लेके 0.1 मीटर बच्चों, और रेडियो वेव की वेवलेंथ 0.1 मीटर से ज्यादा होती है। ठीक है, आप बस ये वेवलेंथ वाली ना, ये रेंज याद रखना, वेवलेंथ वाली रेंज याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन अगर फ्रीक्वेंसी से भी आता है ना तो वो भी कर पाओगे, मैं बता रही हूँ तुम्हें, ये बस याद रखना। तो अब इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे बेटा, तो फ्रीक्वेंसी का हमको क्या पता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स क्या होता है, C/λ। C क्या है, 3 × 10⁸।
है ना। तो आप डिफरेंट रेज के लिए आप लैम्डा वेवलेंथ लिखते जाना और उसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकालते जाना। तो सबसे पहले 10⁻³ नैनोमीटर की कोरस्पॉन्डिंग क्या फ्रीक्वेंसी है ये देख लेते हैं हम। 10⁻³ नैनोमीटर का मतलब हो गया बच्चों 10⁻⁹ मीटर, -3 -9 -12 और ये चला जाएगा न्यूमरेटर में 10⁻12। तो ये आ गया तुम्हारा 3 इंटू 10⁻20 हर्ट्ज। क्लियर है। तो 10⁻³ नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी आ रही है 3 इंटू 10⁻20 हर्ट्ज आ रही है। तो कितना आसान था बच्चों। सिमिलरली 1 नैनोमीटर की करस्पॉन्डिंग क्या फ्रीक्वेंसी होगी बताओ। यहाँ पे 1 नैनोमीटर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 10⁻⁹ ऊपर चला जाएगा 10⁻9, तो 9 + 8 क्या आ गया 17, तो ये हो गया तुम्हारा 3 इंटू 10⁻17 हर्ट्ज। ठीक है। सिमिलरली 400 नैनोमीटर की कोरस्पॉन्डिंग क्या फ्रीक्वेंसी होगी, तो 400 इंटू 10⁻⁻9 नीचे रहेगा। ठीक है ना, सही कर रही हूँ। ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10⁻17। ठीक है। 3000/400 लगभग हो जाता है ये 7 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, है ना। 700 नैनोमीटर की कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगी तुम्हारी 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। 1 मिलीमीटर की कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आ जाती है बच्चों, देख लेते हैं। 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय क्या है 1 मिलीमीटर मीन्स व्हाट 10⁻³ ना, तो ये चला जाएगा 10⁻ क्या आ जाएगा 11 10⁻11, तो इसको हम लिख सकते हैं 300 गीगाहर्ट्ज 300 गीगाहर्ट्ज। एंड सिमिलरली 0.1 मीटर की कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, कितनी आ गई 3 इंटू 10⁻8/0.1, तो ये आ जाएगा बच्चों 3 गीगाहर्ट्ज। ठीक है। तो यहाँ पे गामा रे की जो फ्रीक्वेंसी होगी ना बेटा, इससे क्या होगी ज्यादा होगी, और रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी 3 गीगाहर्ट्ज से कम होगी। ठीक है। तो मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगी बच्चों की सब कुछ याद नहीं करो, तुम ये सीक्वेंस याद रख लो, गामा रेज, देन एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, एंड देन तुम लैम्डा की वैल्यू याद रख लो सबके लिए, है ना। ये तुम रेंज याद रख लो। क्लियर है। तुम क्या याद रखोगे, तुम सीक्वेंस याद रखो और इस वेवलेंथ की वैल्यू याद रखो। उसके अगर लैम्डा की वैल्यू आपको पता चल गई, वेवलेंथ याद रह गया, तो तुम उसके करस्पॉन्डिंग तुम आराम से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो बच्चों। ठीक है। अब बताते हैं कि याद कैसे करें, तो उसका ट्रिक बड़ा सिंपल है। गामा XUV इन माई रेंज ऐसे याद रख सकते हो, या गाड़ी XUV इन माई रेंज कर सकते हो। भाई गाड़ी XUV इन माई रेंज। ठीक है। गाड़ी का G हो गया तुम्हारा गामा रे, एक्सरे, U अल्ट्रावायलेट, देन V हो गया तुम्हारा विजिबल लाइट, I से हो गया तुम्हारा इंफ्रारेड रेज, माई का M हो गया तुम्हारा माइक्रोवेव, रेंज का R हो गया रेडियो वेव। और इनकी तुम क्या करोगे, इस बैंड की तुम क्या करोगे, वेवलेंथ की रेंज भी याद रखोगे बच्चों। ठीक है। वेवलेंथ की रेंज भी याद रखोगे, सारे क्वेश्चंस होंगे इससे। और एक बात याद रखना बच्चों कि यहाँ पे गाड़ी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, मतलब G फॉर गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। मतलब ये जो आप याद रख रहे हो ना गाड़ी XUV इन माई रेंज, ये तुम डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में याद रख रहे हो। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारी एनर्जी क्या होती है बेटा, एनर्जी होती है H इंटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी तुम्हारी राइट से लेफ्ट में इंक्रीज कर रही है, तो एनर्जी भी तुम्हारी राइट से लेफ्ट में इंक्रीज कर रही है। तो बेसिकली ये डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट में। ये तुम्हारी बेसिकली बेटा डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है, या कह सकते हो डिक्रीजिंग एनर्जी है, और इंक्रीजिंग वेवलेंथ है। क्लियर है। ठीक है। अब क्या करते हैं हम, डिफरेंट तुम्हारी जो वेव्स हैं, गामा रेज, एक्स रेज, ये सारी जो वेव्स है ना बच्चों, डिफरेंट वेव्स की हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, इनकी प्रोडक्शन कैसे होती है, इनकी यूजेस क्या है, इन पे भी क्वेश्चंस आते हैं। फटाफट से देखते हैं बच्चों और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो
सबसे पहले गामा रेज की हम बात करते हैं। इट हैज द हाईएस्ट एनर्जी एंड हैज लार्जेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। देखो गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है तो इसकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा होती है और इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बच्चों सबसे ज्यादा होती है, लार्जेस्ट होती है। ठीक है, प्रोडक्शन की बात करें कैसे प्रोड्यूस होती है, तो रेडियो डीके ऑफ न्यूक्लियस। यूज कहाँ कहाँ होता है, तो मेडिसिन में और कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय करने में हम गामा रेज का यूज करते हैं। एक्सरे की बात करते हैं, सबों ने नाम सुना है एक्सरे का। ठीक है, प्रोडक्शन तो एक्सरे ट्यूब से प्रोड्यूस होता है या बम्बार्डिंग मेटल टारगेट बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से। अगर किसी मेटल को तुम बम्बार्ड करोगे तो वहां भी एक्सरे प्रोड्यूस होती है। यूज होता है मेडिकल में जहाँ पे हम बोन्स के फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने में यूज करते हैं एक्सरे का। और आई एम श्योर कि मैक्सिमम बच्चों की बचपन में खेलकूद में बोन फ्रैक्चर होते ही हैं और वहां पे हम बोन फ्रैक्चर को डिटेक्ट करने के लिए एक्सरे का यूज करते हैं। लंग्स में ट्यूबरकुलोसिस को डिटेक्ट करने के लिए या फिर गॉल ब्लैडर या किडनी में तुम्हारी स्टोन है या नहीं है, इसे भी डिटेक्ट करने के लिए हम एक्सरे का यूज करते हैं। फिजिक्स में क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा अल्ट्रावायलेट रेज। तो सन इज द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। सन से बहुत सारी अमाउंट में हमको अल्ट्रावायलेट रेज मिलती है जिनका बहुत सारा पार्ट ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है और ये अच्छा भी है क्योंकि ज्यादा देर अगर एक्सपोजर में रहेंगे हम तो वहां पे हमारी स्किन टैन होने लगती है। ठीक है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा मेलानिन का प्रोडक्शन करना शुरू कर देता है। तो अल्ट्रावायलेट रेज का सोर्स क्या है, सन है। अच्छा, वेल्डर्स जो होते हैं वो वेल्डिंग करते वक्त देखना स्पेशल ग्लास पहनते हैं, ग्लास की गॉगल्स पहनते हैं या फेस मास्क होता है जिसमें कि ग्लास की विंडो बनी रहती है क्योंकि वेल्डिंग आग से ना बहुत सारे अमाउंट पे अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं तो उससे प्रोटेक्शन के लिए वो इस तरह का गॉगल्स पहनते हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो इनर सेल इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम की जब मूव करती है एक एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल में तो वहां पे हमारी अल्ट्रावायलेट रेज प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, यूजेस क्या क्या है बच्चों, तो ये हमें विटामिन डी प्रोवाइड करता है। अल्ट्रावायलेट हमें विटामिन डी प्रोवाइड नहीं करता बच्चों। हमारे शरीर में विटामिन डी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन जब अल्ट्रावायलेट रे हमें मिलता है तभी हम इस प्रोडक्शन को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें विटामिन डी बनाने में हेल्प करता है और आई सर्जरी में यूज करते हैं अल्ट्रावायलेट रेज का। वाटर प्यूरिफायर में जर्म्स को किल करने के लिए करते हैं। ठीक है, स्टेरलाइज करने के लिए यूज करते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को और फोरेंसिक लैब में भी यूज होता है बच्चों। तो ये सारी चीजें ना आप एक बार बच्चों पढ़ लो, 2 से 3 बार अगर रीडिंग डालोगे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं बच्चों और मुझे नहीं लगता कि एक बार इसे 2 बार 3 बार रीडिंग डालने के बाद तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन छूटेगा। ठीक है, नेक्स्ट विजिबल लाइट की बात करें तो विजिबल लाइट हम सबको पता है कि हमारी ह्यूमन आई जो है वो सिर्फ विजिबल लाइट के लिए ही सेंसिटिव है और कोई लाइट और कोई बैंड हम नहीं देख सकते। ठीक है ना। इंफ्रारेड रेज की बात करते हैं तो इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल की वजह से। यूज कहाँ कहाँ होते हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंट फोटोग्राफी में यूज करते हैं, फिजिकल थेरेपी में यूज करते हैं। अर्थ की वार्मथ को ये मेंटेन करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के थ्रू ये अर्थ के वार्म को मेंटेन करता है। देखो अर्थ पे लाइफ क्यों पॉसिबल है, क्योंकि अर्थ पे एक वार्म इन्वायरमेंट है, तभी इस पे लाइफ सस्टेन कर पाते हैं हम, है ना। तो इसकी वजह क्या है, इंफ्रारेड रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफ्रारेड डिटेक्टर का यूज सैटेलाइट पे होता है जिससे हम मिलिट्री पर्पस में यूज करते हैं और क्रॉप्स के ग्रोथ को भी ऑब्जर्व करते हैं इससे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड में यूज होता है। रिमोट के देखना रिमोट के आगे में देखना एक बल्ब लगी होती है, एलईडी लगी होती है, उससे इंफ्रारेड रेज निकल रहा होता है, तो वहां पे भी हम रिमोट स्विचेज में इंफ्रारेड रेज का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, माइक्रोवेव का यूज कहाँ होता है, प्रोडक्शन कैसे होता है, तो क्लेस्ट्रॉन बल्ब से होता है और मैग्नेट्रॉन बल्ब से होता है। तो एक बार पढ़ लेना बच्चों। ठीक है, यूज कहाँ का है, तो रडार में यूज होता है, एयरक्राफ्ट नेविगेशन पर्पस के लिए रडार में यूज करते हैं। और माइक्रोवेव ओवन हमारे घर में, हम माइक्रोवेव ओवन में भी माइक्रोवेव का ही यूज होता है। लास्ट वन इज रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स बच्चों प्रोड्यूस होती है एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग वायर। यूज कहाँ है, तो रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम में और सेल फोन्स में भी हम रेडियो वेव का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है रेडियो वेव्स। इनफैक्ट सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखो तो काफी ज्यादा यूजफुल है। अब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, और क्वेश्चन कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेल्डर्स वेयर
स्पेशल गॉगल्स और फेस मास्क विथ ग्लास विंडो टू प्रोटेक्ट देयर आईज फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कौन सी रेडिएशन होती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, ठीक है। नेम द रेडिएशन, तो भाई अल्ट्रावायलेट, ठीक है, यूवी रेज होती है। राइट द रेंज ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। अब आप बोलोगे मैम आपने तो फ्रीक्वेंसी की रेंज याद करनी बोली, नहीं आपने तो कहा कि आप बस वेवलेंथ याद रख लो। तो बच्चों वेवलेंथ याद रखो ना, उससे फ्रीक्वेंसी तो निकाल लोगे ना c बाय लैम्डा करके। तो अब तुमको पर्टिकुलर मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट बोलने पे याद नहीं होता कि रेंज क्या है। तो हम क्या करते हैं ना, एक सीक्वेंस लिख लेते हैं, जितनी बार मैं रिपीट करूंगी तुम्हें याद होगा, इसलिए मैं लिख रही हूँ गामा, ठीक है, एक्स यू वी, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, ठीक है। गामा रेज की बात करें हम वेवलेंथ की, तो ये होती है बच्चों 10 टू द पावर -3 नैनोमीटर से कम। एक्सरे होता है तुम्हारा 10 टू द पावर -3 नैनोमीटर से लेके 1 नैनोमीटर। अल्ट्रावायलेट होता है 1 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर। विजिबल होता है 400 से 700 नैनोमीटर। इंफ्रा होता है 700 से लेके 1 मिलीमीटर। माइक्रो होता है 1 मिलीमीटर से लेके 0.1 मीटर। और रेडियो वेव की वेवलेंथ इससे भी ज्यादा होती है। क्लियर है? तो हमें बात करनी है अल्ट्रावायलेट की ना। अल्ट्रावायलेट की रेंज होती है 1 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर की। लेकिन यहाँ हमसे क्या पूछा गया? रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी निकालो ना बच्चों, c बाय लैम्डा करके। तो हम जब निकालेंगे ना 1 नैनोमीटर की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 3 इंटू 10 टू द पावर 17 हर्ट्ज। और 400 नैनोमीटर की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? 7 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। तो ये तुम्हारा रेंज आएगा फ्रीक्वेंसी का। क्या बात आई? समझ आई बात बच्चों? सिर्फ वेवलेंथ को याद करके तुम फ्रीक्वेंसी बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर इंफ्रारेड रेडिएशंस रेफर टू एज हीट वेव? देखो इंफ्रारेड रेज को ना हम हीट वेव भी कहते हैं, बिकॉज ये हॉट बॉडी से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। क्लियर है? नेम द रेडिएशंस व्हिच आर नेक्स्ट टू दीज रेडिएशंस इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैविंग शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है। इंफ्रारेड रेडिएशन के विच आर नेक्स्ट टू दीज रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशन के नेक्स्ट मतलब बगल में कौन कौन सी रेडिएशन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी रेडिएशन होती है, ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ में। तो मुझे तो भाई यही पता है गामा एक्स यू वी इन माई रेंज। तो यहाँ पे इंफ्रारेड को यहाँ बीच में रख दिया। अगर शॉर्टर वेवलेंथ की बात करो तो भाई पहले का आंसर क्या होगा? पहले विजिबल लाइट हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा अल्ट्रावायलेट होगा, फिर एक्सरे होगा, और फिर क्या होगा? गामा रे होगा। और सेकंड में जाओ तो लॉन्गर वेवलेंथ में जाएंगे तो भाई माइक्रोवेव होगा और रेडियो वेव होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what are the directions of electric field and magnetic field vectors related to each other? Obviously perpendicular to each other and related to direction of propagation of electromagnetic waves. ये तीनों वेक्टर्स तीनों डायरेक्शन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। क्या बात आई समझे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच मेंटेन्स द अर्थ वार्मथ। भाई अर्थ की वार्मथ को मेंटेन करता है इंफ्रारेड रेज, ठीक है, और आर यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन। देखो एयरक्राफ्ट नेविगेशन में हम रडार का यूज करते हैं, और रडार में क्या यूज होता है? माइक्रोवेव, ठीक है ना। यहाँ पे क्या यूज होता है बच्चों? माइक्रोवेव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द फॉलोइंग रेडिएशंस, राइट द फॉलोइंग रेडिएशंस इन असेंडिंग ऑर्डर इन रेस्पेक्ट टू देयर फ्रीक्वेंसीज। देखो फ्रीक्वेंसी के असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में लिखना है। हमने जो याद किया हुआ है ना ट्रिक, वो गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, फ्रीक्वेंसी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो पहले तो क्या करो ना, तुम्हें जो याद है वो लिख लो, ठीक है। गामा एक्स यू वी इन माई रेंज। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है, अब जो लिखा है ना, ये क्या है? इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में लिखा है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। क्या क्या गिवन है बेटा? इसको हम एक्सरे गिवन है, एक्सरे गिवन है, माइक्रोवेव गिवन है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट गिवन है, ओके, एंड देन रेडियो वेव गिवन है, रेडियो वेव एंड गामा रेज गिवन है, रेडियो वेव गिवन है और गामा रेज गिवन है, ठीक है ना। एक्सरे, माइक्रोवेव, ठीक है। तो हमें बताना है ये इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर इन रेस्पेक्ट टू देयर फ्रीक्वेंसीज। तो पहले रेडियो वेव हो जाएगा, फिर माइक्रोवेव होगा, फिर अल्ट्रावायलेट होगा, फिर एक्सरेज होगा, फिर गामा रेज होगा। समझ आ रही है बात? तो इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हैज द लार्जेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर? बताया तो बच्चों गामा रेज की, क्योंकि गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, तो
पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होता है गामा रेज में, क्लियर है। नेक्स्ट वन इज विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सनलाइट बाय ओजोन लेयर, अल्ट्रावायलेट रेज। तो यहाँ पे मैं एंड करती हूँ आज की क्लास को। आई होप कि ये क्लास आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहा होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ, तब तक बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक यू सो मच।